आवाज आ रही है बेटा? एक बार चेक करो। चेक करिए बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज पहले आती है फिर हम आते हैं बेटा ना। चलिए अब हम भी आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले सबको बेटा बहुत बहुत गुड इवनिंग। और आपके एग्जाम के इस दौर में, इस जंग में, इस दौड़ में हम एक और बढ़िया एफर्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, आपको सारा समझाएंगे प्रॉपरली। 2 चैप्टर लेंगे। एक हम लोग लेने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, और एक हम लोग लेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। दोनों चैप्टर आज करा देंगे। उसके बाद जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, उस पीडीएफ को 4 से 5 बार रीड करना और 1 से 2 बार लिखकर याद कर लेना है। उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, चैप्टर खत्म है। ठीक है, डन है, सही है। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, कुछ मैं ऐसी बातें पूछना चाहूंगा आपसे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। बेटा ये जो तेरे अंदर की आवाज है ना, मन की आवाज है, ये हमेशा आती रहनी चाहिए। जब तक आप जीवित हो मन की आवाज हमेशा आनी चाहिए, जो आपको बोलता रहे कि ये करना है वो करना है। डरते रहो। जब डरोगे तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करोगे, तो वो डरना भी जरूरी है। यस यस, वो डरना भी बेटा बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से चैट में मुझे बता दो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सबसे पहले ये बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस, ऑडियो वीडियो क्लियर। अब जिसने लिविंग वर्ल्ड लिखा ना, 2 घंटा सारे चैप्टर करा दिए। लिविंग वर्ल्ड खुद से नहीं करेगा, एक तो कर ले। लोग यहां 2 महीने से लगे हुए हैं सीरीज पढ़ाने में। 2 महीने हो गए उनको, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं होके दे रही उनसे। उनका प्लान है कि 5 मई को खत्म करेंगे। हाँ मुझे पता है, 2 महीने से पढ़ा रहे हैं मस्त। 5 महीने को खत्म करेंगे ताकि बच्चों को फिर से कहें कि यार फिर आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ यस, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं 2 महीने से। अरे एक तो खुद से कर ले लिविंग, इतना तो मैं बोल सकता हूं। कुछ और कराऊंगा उसकी जगह, कुछ बड़ा लेके आ रहा हूं कल, और आप तेरे लिए फायदा होगा। ट्राई कर रहा हूं, तेरे को फायदा होगा। मैं कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं जिससे तुझे फायदा ना हो। वो 750 क्वेश्चन भी तो चाहिए तुझे मुझसे, डोपा भी चाहिए। अब ये खत्म कर लूंगा तब डोपा देना स्टार्ट करता हूं। आज रात से शुरू हो जाएगा डोपा मिलना। यस यस, हाँ बेटा, ठीक है। हाँ, हम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ लड़ते हैं, जूझते हैं, जो जिनका काम है सुबह और शाम दूसरों को बोलना और खुद को खूब ज्यादा बेहतरीन बताना। पर सिलेबस 2 महीने से करा रहे हैं, आराम आराम से मस्ती में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, है ना। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर बच्चे बाद में कहते हैं कि सर वो लोग बहुत महान है। यस महान है बेटा, 3 साल से वही फीस देते रहोगे तो महान रहेंगे वो। टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, पर पॉइंट क्या है बेटा कि अभी जरूरत क्या है। हमने जब स्टार्ट किया था उस वक्त फील किया था कि क्या हम इसको आराम से एकदम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मैं तुझे अपनी बारे में बताता हूं, देख मैं क्या हूं। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े लेक्चर पढ़ा रखे हैं, ऑलरेडी हैं। वो प्लेटफॉर्म का नाम भी बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे पे थोड़ा कंप्रेस करके पढ़ाया, यहां पर और कंप्रेस कर दिया ताकि बच्चे को यूट्यूब पे मेरा सारे तरह का लेक्चर मिल जाए, जो जिसको जैसी जरूरत हो। तो ये मेरे को बच्चे के लिए कमिटमेंट है। मेरी कमिटमेंट जो है वो स्पेशल बच्चे के लिए है कि उसको मैं हर तरह का चीज दे दूं ताकि एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज भी बच्चे उन लेक्चर्स को देखते हैं जिसमें हमने डिटेल पढ़ा रखा है, जिसमें थोड़ा कंप्रेस करके पढ़ा रखा है। यस सही है। लोग काउंट करते हैं कि यार थोड़े कम सर लाइव नहीं है। जो लास्ट ईयर मैंने लेक्चर्स पढ़ाए थे उस पर भी बेटा मतलब 10 लाख से ज्यादा व्यूज हैं फोटोसिंथेसिस वाले पे। मेरा सिर्फ आपको यह समझाना है कि बच्चे धीरे धीरे लेक्चर्स देखते हैं, वो आराम से रिकॉर्डेड देखते हैं, और देखना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या है बेटा, बच्चों को बार बार नई चीज देना जो उनके फायदे की हो। जैसे लास्ट में जाकर मैं बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं पढ़ा सकता था, तो मुझे ये एफर्ट लगता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये एफर्ट बेटा बहुत मेहनत लगती है इसमें बहुत मेहनत लगती है, आप देख सकते हो ये। यस, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और ये इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। मुझे खुद भी तो याद होना चाहिए, है ना। यस ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे।
बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। यस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बेटा करा दूंगा, ठीक है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आधे घंटे के लेक्चर में डाल दूंगा ताकि तेरा कंप्रेस हो जाए। सही है, यस, ठीक है। तो मेरा सिर्फ बेटा ये काम नहीं है कि मैं किसी तरीके से एक दो चैप्टर पढ़ाकर सीरीज से बाहर हो जाऊं फिर कोई और आके पढ़ा रहा है। मेरा काम है पूरी सीरीज के सारे चैप्टर पढ़ाना, क्योंकि एक भी बच्चा जो मेरे से जुड़ गया, हमारे से जुड़ गया, उसको पूरा बेनिफिट होना चाहिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपना प्यार बरसाएं, थोड़ा सा दिल विल बना लें, ताकि लोगों को लगे कि आप हाँ सीरियसली देखने आए हैं। कुछ लोग देख रहे होंगे ऐसे बैठ के, तो उनको भी लगना चाहिए, ठीक है। यस, सही है बेटा। और कुछ और भी लेकर आ रहे हैं। कल क्या ला रहे हैं बताऊंगा आपको, स्पेशल है, कुछ और भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, एमडी सर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और अभी जिन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिन सिचुएशन से वो सामना कर रहे हैं, अगर आप कोई और पर्सन होता ना तो वो शायद मतलब नहीं ले पाता लेक्चर, लेकिन वो जितने मतलब स्ट्रगल के साथ रात में रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट वाला लेक्चर उन्होंने रात को 1 बजे रिकॉर्ड करा था, फिर आपको दिया है। तो मैं मतलब रियल में अगर मैं बोलूं कि एक बहुत ज्यादा मतलब दिल के साफ और अच्छे इंसान है, मतलब एमडी सर बहुत बेहतरीन। यस यस यस, ठीक है। और एक स्पेशल रिस्पेक्ट है बेटा आपकी, मतलब आपको करनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो जैसे एवोल्यूशन नहीं दे पाए, आज भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे उनकी मदर की हेल्थ को लेकर, और उसके बाद भी वो ये सोच रहे थे कि सर मैं रात में जैसे ही टाइम मिलेगा ना मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, हॉस्पिटल से लौट के आऊंगा, जो भी चीज है। और बड़ी मुश्किल से वो टाइम मिला तो उन्होंने वो असर्शन रीजन के लिए बोला, नहीं सर मैं करूंगा वो बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे को कैसे भी करके उनको करना है। मॉर्निंग में वो कैसे आकर करते हैं वो हमें पता है। तो जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं बेटा, मतलब स्पेशल है उनके लिए। मैं बता रहा हूं कि एक बहुत मुश्किल होता है ऐसे कर पाना। यस यस, ठीक है, हाँ बेटा। तो स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट कर लें, जल्दी बता दो। यस, मैंने आपके 5 मिनट लिए हैं उसको बिल्कुल। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का लिंक बता देता हूं बेटा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प नीट वेदांतु नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। मैं आज फिर से ये सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रॉपरली दे दूंगा, जिसमें मैंने कंप्रेस करके नोट्स लिखे हुए हैं। यस यस, और मैं कुछ और 3 चीजें एग्जाम से पहले 3 बड़ी चीजें आपको दूंगा, जो आपकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, आपके मार्क्स इंप्रूव करेगी। क्लियर है, बिल्कुल सही है। बस बेटा एक भरोसा बनाए रखो कि टीचर कभी भी गलत नहीं होता है ना, वो हमेशा बच्चे के लिए काम करता है। सिचुएशन खराब होती है जो हम बोल नहीं पाते, आपको बता नहीं पाते। तो स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट पे कि आज ये 2 घंटे आप मेरे साथ 2 घंटे से कम समय लगाऊंगा, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। आप सिर्फ सुनो ध्यान से, पूरा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। क्लियर है। यूट्यूब पे लास्ट ईयर मैं पॉडकास्ट लाया था, बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी किया, पर वो समझ नहीं पाए कि पॉडकास्ट को यूज क्या है एक्चुअल में। फिर मेरे को लगा कि यार पॉडकास्ट में एक नई चीज ऐड कर देते हैं, नोट्स जोड़ देते हैं, तो वो एक कंप्रेस फॉर्म में एक नया लेक्चर बन जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये भी चीजें चल रही हो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा। और आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं फ्लावरिंग प्लांट में कौन आता है, मुझे चैट में बताओ, फिर लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म आता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या फर्क होता है? जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनियम होता है, एंजियोस्पर्म में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जिम्नो में नहीं होती। जिम्नो और एंजियो में दोनों में सीड होता है, पर एंजियो में क्या होता है, ओवरी होती है, इसलिए फ्रूट बनता है। और ओवरी किसके अंदर होती है बेटा? फ्लावर के अंदर, पिस्टिल पे बनती है। यस और नो? तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। दूसरा, जिम्नो और एंजियो में जो मेन स्टेज है वो स्पोरोफाइट होती है। यस यस यस, कौन सी होती है? स्पोरोफाइट होती है। यस, जिम्नो में वेसल्स नहीं होते, एंजियो में होते हैं। जिम्नो में एंडोस्पर्म एन होता है, एंजियो में 3n होता है। तो जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सही से? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहले, अच्छा बेटा मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, 24 तारीख को हमारा एक टेस्ट है, नीट रेप्लिका नाम से पेपर मैं बना रहा हूं बॉटनी वाला।
ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। लिंक आपको दे रखा है, जाके रजिस्टर कर सकते हो, पर ऑफलाइन में 22 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। सीट्स जितनी है उतनी ही हो पाएगा। ऑफलाइन पटना में भी है, जनकपुरी में भी है, पटियाला में है, कई सेंटर से। आप एक मैप है वहां पे आप देख सकते हो जाकर साइट पे, पर आप लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फटाफट से, याद दिला रहा था आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 चैप्टर लेंगे। मेरा ये मानना है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। 2013 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते थे और एक क्वेश्चन आंसर से जरूर आता था। फिर धीरे धीरे इससे मेरे पास 3 या 2 क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि कुछ चैप्टर डिलीट हो गए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1 क्वेश्चन आता था, पर क्योंकि स्ट्रेटेजी डिलीट हो गया है तो मैं इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आज जो हम लोग करेंगे ना बेटा, वो कम से कम भी 6 से 8 क्वेश्चन का सिलेबस हम लोग करने वाले हैं 2 घंटे में। सही है? 2 घंटे में ये वाला सिलेबस करने वाले हैं। सही है? क्लियर है? 2 घंटे में ये वाला सिलेबस करेंगे और आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट में ये थैलेमस है। सर आप पूरा पढ़ाओगे? हाँ, पहले एक बेसिक सी बात समझ ले। ये पिस्टिल है और ये एंथर है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा। यस यस यस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, स्टेमन की। देख, ये फिलामेंट है और इस पर लगा होता है एंथर। ध्यान से देख, ये फिलामेंट है, इस पर लगा होता है एंथर। यस, ये जो फिलामेंट है ये थिन है, स्लेंडर है। इसका ये वाला एंड जो थैलेमस पे लगता है, ये प्रॉक्सिमल एंड होता है। ये प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस पे लगता है या पेटल पे लगता है। ये इसका डिस्टल एंड है, जिस पे क्या अटैच होता है? एंथर। एक टिपिकल एंथर बाइलोब, बाइलोब मतलब ऐसे 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, और हर एक लोब में 2 थीका होता है। एक टिपिकल एंथर जो होता है बाइलोब मतलब उसमें 2 लोब होते हैं और हर एक लोब में 2 थीका होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या होता है? जैसे मैंने ये 2 लोब बना दिए, तो यहां पर एक लाइन होती है जो इस लोब को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करती है। तो ये थीका हो गया, मान लो लेयर्स यहां पर, ये थीका हो गई, तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इसको सेपरेट करती है। यस, तो सबसे पहले आपको यहां से क्वेश्चन किस पार्ट से बन सकता है? फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कहां अटैच होता है? थैलेमस पे और पैटल पे। याद हो रहा है पहला पॉइंट? यस। सेकंड आपको याद करना है, टिपिकल एंथर कैसा होता है? बाइलोब, और हर एक लोब में 2 थीका होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव किसको सेपरेट करता है? किसको सेपरेट करता है? 2 थीका को। यस यस। अब हम बात करेंगे, एंथर जो होता है बेटा 2 तरह के होते हैं। एक यंग एंथर होता है, एक मैच्योर एंथर होता है। तो क्यों ना हम एक बार स्लाइड्स के थ्रू जाएं, इस पे प्रॉपर स्लाइड्स के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर वो ये है बेटा, वो ये है कि हमारे पास एंथर जो होता है वो बाइलोब है। ईच लोब में कितने थीका है? 2। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव किसको सेपरेट कर रहा है? थीका को सेपरेट कर रहा है। फिलामेंट पतला है, सिलेंडर, ये नहीं पूछेगा। प्रॉक्सिमल पार्ट कहां जुड़ा है? थैलेमस पे जुड़ा है। अब मेरे पास ये एंथर है जो यंग एंथर है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, ये एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है। ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों लेयर जो हैं वो 2 काम करती हैं, प्रोटेक्शन और डिआइसेंस। यस और नो? यस और नो? सबसे अंदर वाली लेयर मेरे पास क्या है? टेपिटम है। टेपिटम कैसा होता है बेटा? बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। टेपिटम कैसा होता है? बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। देख बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। उसका काम होता है डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट देना। किसको देना? डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट देना। इसके अलावा वो क्या बनवाता है? एंजाइम बनवाता है पॉलन के बाहर। किसकी फॉर्म में रिलीज करता है? यूबी ग्रैन्यूल। उसके अलावा वो पॉलन किट, पॉलन किट क्या होता है बेटा? जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं उसके बाहर ऐसे, उसके बाहर एक स्टिकी मटेरियल है और कैलेज एंजाइम बनाता है। तो मेन रोल तो ये है। एनसीईआरटी ने सिर्फ ये दे रखा है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू पॉलन। ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो यंग एंथर में 4 लेयर हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। यहां पर कनेक्टिव्स होते हैं जिससे फिलामेंट अटैच होता है। टोटल मेरे पास कितने स्पोरेंजिया? 1 2 3 4। ये जो स्पोरेंजिया है, ध्यान से सुन बच्चे, एनसीईआरटी कहती है कि एंथर कैसा है? टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल का मतलब है उसके 4 कोने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा,
और जो ये है ना बेटा, ये सर्कुलर होता है। ये कैसा होता है? सर्कुलर। ये मेरे पास सर्कुलर होता है। यहां तक कोई डाउट है? बताओ जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है? तो आपको क्या क्या पॉइंट याद करना है? एक तो प्रॉक्सिमल वाला याद करना है, बाइलोब डाइथिकस वाला याद करना है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव याद करना है, आउटर 3 लेयर प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस करती है, अंदर वाली लेयर बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और किसमें हेल्प करती है? डिहाइसेंस में। आउटर वाली लेयर डिहाइसेंस और प्रोटेक्शन, अंदर वाली नरिशमेंट देती है डेवलपिंग पॉलन को। यस, माइक्रोस्पोरेंजिया सर्कुलर है, एंथर टेट्रागोनल है, ये याद रहेगा। अब हमारे पास क्या होता है बेटा? एंथर, यंग एंथर होता है और मैच्योर एंथर होता है। यंग एंथर में ये चारों लेयर होती हैं जो बताई, और मैच्योर एंथर में आउटर 2 लेयर होती हैं। अंदर वाली 2 लेयर कौन सी? टेपेटम, और ये टूट जाती है। यस, यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ऐसा, मैच्योर एंथर में इसकी जगह पॉलन सैक होता है। उसके अलावा यंग एंथर में जो इसके अंदर जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या नाम देंगे बेटा? स्पोरोजीनस टिश्यू का नाम देते हैं। यहां पर डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। मैच्योर एंथर में पॉलन ग्रेन होते हैं। यहां तक कोई डाउट है? बताओ तो। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ चैट में भाई, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बता दो बेटा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, नहीं, डन है। क्या डाउट है बेटा? प्लेनेट सक्सेस, टाइम पास कर रहा है एग्जाम से 4 दिन पहले? आगे सुन ध्यान से। अब हम क्या पढ़ते हैं बेटा? एक स्टेप पढ़ते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि पूरा पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। नहीं, आपको यह समझना है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल है वही पॉलन मदर सेल होता है। यस, वही क्या होता है? पॉलन मदर सेल। अब उसमें क्या होती है बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम मियोसिस कहते हैं। तो हर एक सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। उसमें मियोसिस होने को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जिससे मेरे पास 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, जिसे हम नाम देते हैं स्पोर टेट्राड। अब ये जो स्पोर टेट्राड का मैंने एक माइक्रोस्पोर ले लिया, यहां पर क्या ले लिया? माइक्रोस्पोर ले लिया जो हैप्लॉइड है। ये माइक्रोस्पोर क्या करता है? माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस। और क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। अब माइटोसिस करते वक्त ये एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाता है। याद करो, एसिमेट्रिक स्पिंडल का मतलब है अनइक्वल साइज के लिए डिवाइड करना है। तो मेरे पास ये माइक्रोस्पोर है, इसकी माइटोसिस होती है, और माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं। बड़े सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जो बड़ा सेल है उसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल। दिख रहा है सबको? उसको अपने नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल, ये रहा, ये वाला। और छोटा सेल जो है उसको अपने नाम दे देते हैं जनरेटिव सेल, ये रहा, ये रहा। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल वो क्यों बनते हैं? क्योंकि एसिमेट्रिक स्पिंडल। तो आपने समझना है, स्पोरोजिनस टिश्यू में पॉलन मदर सेल है, उसकी मियोसिस से मेरे पास स्पोर टेट्राड बना। वहां जो स्पोर टेट्राड है उसमें 4 माइक्रोस्पोर है। तो ये जो माइक्रोस्पोर है इसकी माइटोसिस कर रहे हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल से 2 सेल वाला पॉलन ग्रेन बना है। एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। ये सही है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। इनके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर इंटाइन है और फिर एक्साइन है। यस यस यस। अब देख, वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? लार्ज साइज का होगा, उसमें फूड रिजर्व होगा, इररेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा। वो पॉलन ट्यूब बनाता है। कौन? ये वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या करता है बेटा? वो छोटा होता है, स्पिंडल शेप होता है, वो फ्लोट करता है। किसमें फ्लोट करता है? फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। किसके साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है? वेजिटेटिव सेल के। यस, और वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है। तो पॉलन ग्रेन जो 2 सेल का है या 3 सेल का है उसे ही मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जब 2 सेल का है तो एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के लिए क्या क्या याद करेगा? पहला, इररेगुलर शेप न्यूक्लियस, लार्ज साइज, फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। जनरेटिव सेल छोटा होता है, स्पिंडल शेप होता है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर इंटाइन होती है और सबसे बाहर एक्साइन होती है। जहां एक्साइन एब्सेंट होती है वहां क्या होता है? जर्म पोर। क्या होगा बेटा? जर्म पोर। यहां तक याद हो रहा है? यहां तक याद हो रहा है? पहले बता, मेरे साथ याद कर।
कौन फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म में? वेजिटेटिव सेल के जनरेटिव सेल। इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस किसका? वेजिटेटिव सेल का। याद हो रहा है? माइक्रोस्पोर की क्या करोगे? माइटोसिस। कौन से वाली? एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाएंगे। यस। मियोसिस को यहां पर क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बनेगा? स्पोर टेट्राड बनेगा। किसमें मियोसिस होगी? पॉलन मदर सेल में, वो डिप्लॉयड है। यस यस, ये प्रोसेस समझ में आ गया सर? ठीक है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे एक्साइन और इंटाइन में। एक्साइन डिसकंटीन्यूअस लेयर होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन जो एक लिपिड है, रेजिस्टेंट टू एल्कली एसिड एंजाइम, रेजिस्टेंट टू एल्कली एसिड एंजाइम। इसी वजह से ये फॉसिल की फॉर्म में स्टोर हो सकती है। फॉसिल की फॉर्म में स्टोर क्यों हो सकती है? क्योंकि एल्कली एसिड और एंजाइम से रेजिस्टेंट होती है, डिसकंटीन्यूअस होती है। और एंजाइम को किसने बनाया है? टेपेटम ने, इसलिए स्पोरोफिटिक इन नेचर है। इंटाइन कैसी होती है? कंटीन्यूअस होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी है और गेमेटोफिटिक होती है। मतलब उसको किसने बनाया था? माइक्रोस्पोर ने। यस और नो? यस और नो? तो एक्साइन और इंटाइन में डिफरेंस। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन, इंटाइन पैक्टिन सेलुलोज। इंटाइन बनाती है पोलन ट्यूब, एक्साइन देती है प्रोटेक्शन। जहां एक्साइन नहीं होती वहां क्या है? जर्म पोर होता है। एक्साइन जो है रेजिस्टेंट टू एल्कली एसिड एंजाइम। यस, और फॉसिल्स में स्टोर होने के लिए, फॉसिल बनाने के लिए एक्साइन एक ऐसा मटेरियल है जिसको कोई एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है 2 सेल स्टेज में। अब 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो याद करना है। पहला, पॉलन एलर्जी कौन करा रहा है? पार्थिनियम। किसके साथ आया था? गेहूं के साथ, इंपोर्टेड व्हीट के साथ। क्या कराता है? ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। क्या करा रहा है बेटा? ब्रोंकाइटिस करा रहा है और करा रहा है अस्थमा। क्या करा रहा है? अस्थमा करा रहा है। यस। उसके अलावा फूड सप्लीमेंट, पॉलन जो है बेटा, पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होता है। उसकी टैबलेट सिरप आती हैं, हॉर्स और एथलीट्स की एफिशिएंसी बढ़ाता है। तीसरा है बेटा लॉन्ग वायबिलिटी, रोजेसियाई, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसासियाई, इनकी लॉन्ग वायबिलिटी होती है। यस और नो? और वायबिलिटी डिपेंड करती है किस पे? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और अदर फैक्टर, खाने वगैरह पे। पैडी, गेहूं, राइस है ना, पैडी राइस है, और व्हीट, इनकी क्या है? हाफ आवर की वायबिलिटी होती है पॉलन की। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं बेटा फोर्थ, पॉलन बैंक। पॉलन बैंक में क्या करते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री पर स्टोर करते हैं। किसको? पॉलन को। और उसको यूज करते हैं किसमें? किसमें? प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग में। अब यहां तक आपको क्या याद नहीं है? मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना। स्पोरोपोलेनिन का कौन है? एक्साइन। यस यस। रेजिस्टेंट टू क्या क्या है? एल्कली एसिड एंजाइम। फॉसिल्स में किसकी वजह से स्टोर होता है? एक्साइन की वजह से। इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस किसका है? इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस किसका है? वेजिटेटिव सेल का। पॉलन ट्यूब कौन सा सेल बनाता है? वेजिटेटिव सेल। मेल गैमेट कौन बनाता है? जनरेटिव सेल बनाता है। यस। कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होगी? कितने परसेंट में होगी? 60% में। पार्थिनियम क्या करता है? पॉलन एलर्जी, मतलब सॉरी, पार्थिनियम क्या करता है? एलर्जी कराता है। यस। कैसे? यूबिक्यूटस, मतलब सब जगह फैला हुआ है ये वीड। कैसे आया था? गेहूं के साथ। पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट, एथलीट और हॉर्सेस की एफिशिएंसी बढ़ाता है। टैबलेट और सिरप आते हैं। रोजेसी, सोलेनासियाई और लेग्यूमिनोसासियाई, लॉन्ग वायबिलिटी। क्लियर है? पॉलन बैंक -196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन, एक तरीके से स्टोरेज है जीनोम का, यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। चले आगे, चले आगे। आपको लग रहा है मैं कुछ छोड़ रहा हूं? मैं ऊपर से पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा है मैं कुछ छोड़ रहा हूं? पूरा समझ में आ रहा है? यस यस। एक बार दिमाग बनाइए, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक पिस्टल की बात करते हैं। पिस्टल की बात करते हैं जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। किसकी बात करते हैं? पिस्टल की बात करते हैं, जल्दी से फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। आइए, पिस्टिल जो होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। पिस्टिल या कार्पल एनसीईआरटी सेम यूज करती है। उसमें मेरे पास सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के लिए एक लाइन है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, फिर होलो स्टाइल होती है और नीचे ओवरी होती है जिसे कहते हैं बेसल बल्ज। बेसल मतलब नीचे फूला हुआ पार्ट। बेसल बल्ज पार्ट को अपने क्या बोलते हैं? ओवरी कहते हैं। यहां तो कोई डाउट? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है? यस। अब मेरे पास कितने कार्पल पिस्टिल होते हैं? मोनोकार्पलरी हो सकता है, कहां लिखा है? मॉर्फोलॉजी में। किसमें? पी में होता है, गेहूं में हो सकता है। बाई कार्पलरी हो सकता है, टोमेटो और मस्टर्ड में। मल्टी कार्पलरी के एग्जांपल यहां लिखे हैं, याद करना है। एएम, एएम क्या है? एपोकार्पस माइकिलिया। याद कर, एएम एपोकार्पस माइकिलिया। सिनकार्पस पेपेवर अपने आप याद हो जाएगा।
एपोकार्पस माइकिलिया एएम याद करना है। ओवरी के अंदर चैम्बर होते हैं, क्या बोलेंगे उसे? ओवरी के अंदर चैम्बर होते हैं जिसे हम लॉक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लॉक्यूल बोलते हैं। ओवरी के अंदर चैम्बर होते हैं जिसे हम लॉक्यूल बोलते हैं। उसके अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच होता है। जिस स्टॉक से अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा पर ओव्यूल अटैच होता है। प्लेसेंटा कहां है? ओवरी के अंदर। कहां? लॉक्यूल के अंदर। लॉक्यूल क्या है? चैम्बर। तो प्लेसेंटा जो होता है बेटा, उस पर एक स्टॉक अटैच होती है, स्टॉक, उसका नाम फ्यूनिकल है। उस पर अपने ओव्यूल लगाते हैं। यस, ये फ्यूनिकल है, उस पर अपने क्या लगाते हैं? ओव्यूल लगाते हैं। याद हो रहा है? याद हो रहा है, हाँ या ना? यस। तो फ्यूनिकल की डेफिनेशन याद करनी है, स्टॉक है। अच्छा, ओव्यूल पर फ्यूनिकल जहां अटैच होता है, ओव्यूल पर फ्यूनिकल अटैच होता है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। हम जो ओव्यूल पढ़ते हैं मोस्ट कॉमन, वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। उसमें एक जगह होती है माइक्रोपाइल, जहां इंटेग्यूमेंट नहीं है। चेलेजा बेस ऑफ ओव्यूल होता है, इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्शन करती है। न्यूसिलस सराउंडेड बाय इंटेग्यूमेंट होता है। न्यूसिलस का एक सेल क्या करता है बेटा? न्यूसिलस का एक सेल क्या करता है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा होते हैं। सिंगल ओव्यूल का एग्जांपल गेहूं, व्हीट, पैडी और क्या है? मैंगो है। बहुत सारे ओव्यूल का एग्जांपल ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन है। तो चलिए करते हैं इसको एक बार फटाफट से। यस, तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है बेटा? स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है बेटा? स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टाइल होलो होता है। बेसल नीचे फूले हुए पार्ट को अपने ओवरी कह रहे हैं, बल्ज पार्ट है। ठीक है। चैम्बर इन ओवरी को अपने क्या बोल रहे हैं? लोक्यूल। यस। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक है जो अटैच करता है किसको? ओव्यूल से। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। अगर सिंगल कार्पल होगा मोनोकार्पलरी, पी और वीट लिख सकते हो। बाई कार्पलरी में टोमेटो और मस्टर्ड हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में। मल्टी कार्पलरी यहां दे रखा है। एपोकार्पस का माइकिलिया, मैंने कहा था एम याद कर लेना। एपोकार्पस माइकिलिया, जैसे मैंने उस्टिलागो का क्या बोला था? स्मट, यूएस याद करना है। सिनकार्पस पेपेवर है। यस यस यस। अब आ जाओ, हम ओव्यूल में बनाते हैं ऐसे एनाट्रोपस ओव्यूल इस तरीके से। यस, इस तरीके से बनाते हैं। तो फ्यूनिकल ये रहा, एक स्टॉक है ये रहा। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये क्या है? हाइलम है। माइक्रोपाइल ये है, जहां पर क्या एब्सेंट है? इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। न्यूसिलस क्या होता है बेटा? डिप्लॉयड सेल्स होते हैं एनक्लोज्ड बाय इंटेग्यूमेंट। ये इंटेग्यूमेंट होता है जो उसको ऐसे कवर करता है। मेगास्पोर मदर सेल क्या है? डिप्लॉयड सेल्स हैं जिनकी मियोसिस होगी। यस, सेल्स ऑफ न्यूसिलस जो बड़े साइज का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या है? ये क्या है बेटा? ये न्यूसिलस का एक सेल है जो लार्ज साइज का है, जिसका डेंस साइटोप्लाज्म है। मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइल के आसपास बनता है। यस। अब बात करते हैं स्टेप्स इन मेगास्पोरोजेनेसिस। मेरे पास ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मैंने मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस या सिंपल मियोसिस कहते हैं। तो जब हम मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है उसकी मियोसिस 1 करते हैं तो डायाड बनता है, मियोसिस 2 करते हैं तो टेट्राड बनता है, मतलब 4 मेगास्पोर बन गए। टेट्राड का यहां पर क्या मतलब है? 4 मेगास्पोर बनना। एनसीईआरटी ने पिछले वाले में डायरेक्ट माइक्रोस्पोर बना दिए थे 4, यहां पे लिख दिया है कि पहले डायाड बनेगा फिर टेट्राड बनेगा। अब इस 4 मेगास्पोर में से 3 खराब हो जाएंगे। ये देखो, ये 3 डीजनरेट हो गए। ये वाला कौन सा है? फंक्शनल है। कौन सा फंक्शनल? कौन सा बेटा? ये मेरे पास फंक्शनल मेगास्पोर है। यस, 4 में से 3 खराब हो जाए, एक फंक्शनल हो, क्या बोलोगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फंक्शनल मेगास्पोर की माइटोसिस करी, पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। ये कौन सी डिवीजन है? सर ये फ्री न्यूक्लियर है, फ्री न्यूक्लियर है। तो फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हो रही है, 2, 4, 8 न्यूक्लियाई बन गए। यस, अब जाके उसमें साइटोकाइनेसिस होगी। कितनी वॉल बनेगी? एनसीईआरटी में लिखा है 6 वॉल बनेगी। उससे मेरे पास टोटल कितने सेल आ गए? 7 सेल आ गए, 8 न्यूक्लियाई आ गए। उसमें से 3 सेल एंटीपोडल है, ये रे। एक सेंट्रल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये दोनों सिनर्जिड्स हैं, और ये एक्सेल है। यस, ये पूरे स्ट्रक्चर को फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या बोलेंगे? फीमेल गेमेटोफाइट। फिर रिपीट करता हूं, मेगास्पोर मदर सेल से डायाड टेट्राड,
4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए, उसमें से एक फंक्शनल है, यस, उसकी माइटोसिस करके 2, 4, 8 न्यूक्लियाई आ गए, इसकी साइटोकाइनेसिस करके मेरे पास 6 वॉल बनानी पड़ेगी, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस हो गए, यस। 3 एंटीपोडल है, एक सेंट्रल सेल है, 3 एंटीपोडल है, और 2 सिनर्जिड हैं और एक एग सेल है। ये रहा सिनर्जिड में यहां पर फिलीफॉर्म अपरेटस है। तो एग अपरेटस किसे कहते हैं? 2 सिनर्जिड और एक एग सेल को। देख रहा बेटा, एक एग सेल 2 सिनर्जिड। और सिनर्जिड क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं। इनकी यहां पर एक सेलुलर थिकनिंग होती है, सही है, माइक्रोपाइल साइड में, मतलब कहां पर होगी? यहां पर होगी, यहां पर माइक्रोपाइल की तरफ, यस। और जो क्या करेगी? गाइड करती है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। यस यस, ठीक है, क्लियर है। तो ओव्यूल का एक और नाम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे नीट में, ओव्यूल का एक और नाम मेगास्पोरेंजियम है। एम्ब्रियो सैक का नाम फीमेल गैमेटोफाइट है। एंटीपोडल कैसा है? देख, एंटीपोडल हैप्लॉइड है, कौन से एंड पर होगा? चैलेंजल एंड पर। कितने हैं? 3 हैं। सिनर्जिड कितने हैं? 2 हैं, हैप्लॉइड है, और उन पर क्या प्रेजेंट है? फिलीफॉर्म अपरेटस। एग ही क्या है? फीमेल गैमेट है। सेंट्रल सेल क्या है? सबसे बड़ा सेल है, और उसमें क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई है। अब जरा बात करते हैं इसकी। मेल गेमेटोफाइट में प्लॉइडी की बात कर रहे हैं, एन है। फीमेल गेमेटोफाइट भी एन है। नंबर ऑफ सेल पॉलन में कितने होंगे? 2 या 3। इसमें कितने सेल है? फीमेल में 7 सेल है। गैमेट्स कितने? मेल गेमेटोफाइट में 2। पॉलन में कितने गैमेट है? 2। इसमें कितने गैमेट है? एक ही एग सेल है, यस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन सिटू एक्स सिटू डेवलपमेंट का मतलब समझ। जैसे पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर कुछ यहां डेवलप करता है, और कुछ जब वो स्टिग्मा पर गिरता है तो ये, तो इन सिटू एक्स सिटू का मतलब है कि क्या एंथर के अंदर डेवलप हो रहा है? यस। क्या बाहर जाके भी कुछ डेवलपमेंट हो रही है? यस। लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट सिर्फ ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? इन सिटू। इन सिटू मतलब अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर डेवलप कर रहा है। क्या आ रहा है समझ? क्या आ रहा है समझ? जल्दी बताएं, क्या आ रहा है समझ? यस यस, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? इन सिटू का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल लोकेशन। क्या पॉलन ग्रेन 100% ओरिजिनल लोकेशन पे डेवलप करता? नहीं। 2 सेल स्टेज से जब उड़ के जाएगा वहां पर तो 3 सेल स्टेज में। याद आ रहा है? यस सर, यस सर। क्या इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा? नो सर। क्या इसी में से सारा आ जाएगा? यस सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो याद करते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मियोसिस। क्या बनेगा? मेगास्पोर टेट्राड। 4 में से 3 खराब हो गए, 1 डेवलप हो रहा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कैसी डिवीजन हो रही है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। यस। कितने न्यूक्लियाई बन रहे हैं? 8। कितने सेल बने? 7। कितनी बार दीवार बनी? 6 बार बनी। यस। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स किसके पास है? सिनर्जिड के पास है। किस साइड पे है? माइक्रोपाइल साइड पे है। कितने फीमेल गैमेटोफाइट पे गैमेट है? 1 है। फीमेल गैमेटोफाइट का एक और नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक है। मेल गैमेटोफाइट का एक और नाम क्या है? पॉलन ग्रेन है। ये दोनों का कंपैरिजन है। यस, बहुत बढ़िया। यस। कितने कुछ एग्जांपल बताओ जिसमें सिंगल ओव्यूल होगा? गेहूं, पैडी और मैंगो। बहुत सारे ओव्यूल मतलब बहुत सारे सीड। वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड। याद हो रहा है? वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड। एपोकार्पस का एग्जांपल माइकीलिया। सिनकार्पस का एग्जांपल पेपेवर। यस, सिनकार्पस का एग्जांपल पेपेवर। यस, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं किसमें? हम आते हैं पॉलिनेशन पे। किसकी बात करेंगे? पॉलिनेशन की। ध्यान से सुनेंगे। अब हम आ रहे हैं पॉलिनेशन पे। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको सारा समझ में आएगा। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? जब हम एंथर से सुन ध्यान से, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं किस पे? स्टिग्मा पे। सही है। पॉलिनेशन 3 तरह का आप पढ़ते हो, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है कि जब आप सेम फ्लावर पर, उसी फ्लावर पे ट्रांसफर करते हो। जिटनोगैमी का मतलब होता है फ्लावर अलग है पर प्लांट सेम है। जीनोगैमी का मतलब होता है प्लांट अलग है। यस, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी, जी वाला, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। जीनोगैमी को हम नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज फ्लावर। अगर कोई फ्लावर क्लोज है तो उसमें पॉलिनेटर नहीं चाहिए, तो सीड सेट अश्योर है, सीड बनना तय है, क्योंकि पॉलिनेटर नहीं चाहिए।
ओपन फ्लावर होता है चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। वायोला कॉमेलिना ऑक्जेलिस, रिपीट कर रहा हूं, वायोला कॉमेलिना ऑक्जेलिस, दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टो और चेस्मोगैमस दोनों प्रकार के फ्लावर होते हैं, वायोला, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसी जगह मिलते हैं जहां पर पॉलिनेटर एब्सेंट है। यस, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऑटोगेमी के लिए क्या क्या चाहिए। पहला, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। दूसरा, एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सेम टाइम पर हो। एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सेम टाइम पर हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, यह चाहिए। पॉलिनेटर नहीं चाहिए। किसके लिए? ऑटोगेमी के लिए। जिटरोगेमी में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ओपन फ्लावर होना चाहिए, खुलेगा नहीं तो दूसरे फ्लावर पे कैसे जाएगा। पॉलिनेटर चाहिए, पर होगा किस पे? होगा किस पे? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और जीनोगेमी क्या है बेटा? उसके लिए पॉलिनेटर चाहिए, ओपन फ्लावर चाहिए, और जीनोगेमी में ज्यादा वेरिएशन बनती है। जिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, हम बात करेंगे किसकी? ऑटोगेमी की। ऑटोगेमी का मतलब है ट्रांसफर ऑन सेम फ्लावर। यस और नो? यस 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 यस। अब हमने लिखा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, तो जो टाइप होती है, ये कौन बच्चा बताएगा? एनसीईआरटी देख के बताइए। टाइप किस बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन कहां से आया? तो ऑटोगेमी का मतलब है, ऑटोगेमी का मतलब है, ध्यान से सुनिए बेटा, ऑटोगेमी का मतलब है ट्रांसफर ऑन सेम फ्लावर। सही है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, ध्यान से देख बेटा, देख, इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? इसके लिए मुझे कंडीशन चाहिए फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। यस, चेस्मो हो सकता है, क्लिस्टो हो सकता है। यस। दूसरा, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, ये देख, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, एंथर की मैच्योरिटी सिंक्रोनाइज हो, मतलब एक साथ हो। फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए और कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए। चेस्मो में भी हो सकता है, क्लिस्टो में भी हो सकता है। ऑटोगेमी मतलब क्लोज में, ओपन में, दोनों में। अब देख, सेम फ्लावर में ऑटोगेमी, सेम प्लांट पर जिटनोगेमी, दूसरे प्लांट पर जा रहा है जीनोगेमी कह रहे हैं। अब आते हैं जिटनोगेमी। फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है। चेस्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर चाहिए, और क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है, पर प्लांट बाइसेक्सुअल होना कंपलसरी है। मेरी बात समझ में आ रहा है भाई? जिटनोगेमी के लिए यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कैसा भी फ्लावर हो सकता है, पर प्लांट क्या होना चाहिए? प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। यस यस। तो फ्लावर ओपन होना चाहिए, पॉलिनेटर चाहिए यहां पर, और बाइसेक्सुअल प्लांट, ये तीन मेन कंडीशन है। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फंक्शनली क्या है? फंक्शनली क्रॉस है। फंक्शनली कैसा है? क्रॉस है। और जेनेटिकली क्या है? जेनेटिकली कैसा है? ऑटोगेमी जैसा। यस और नो? जेनेटिकली ऑटोगेमी जैसा। यस, ऑटोगेमी जैसा। इन दोनों को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, इसको क्रॉस बोलते हैं। यस और नो? यस सर, ये भी कर लेंगे हम। अब आओ, जीनोगेमी में बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, यहां बच्चे फंसते हैं, उनको ऐसा लगता है जीनोगेमी का मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नहीं, बाइसेक्सुअल हो सकता है, क्योंकि दूसरे प्लांट पे ले जाना ना, क्या फर्क पड़ता है? यहां पर प्लांट यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, यहां पर पॉलिनेटर चाहिए, और सबसे ज्यादा वेरिएशन यही आती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जांपल क्या है बेटा? वायोला, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस। इसमें सीड जरूर बनेगा। चेस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर। यहां तक कोई डाउट है? मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी, जीटो, जीनो तीनों हो सकती है? हाँ हो सकती है, पर ओपन होना चाहिए। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्लोज है तो सिर्फ ऑटोगेमी होगी। ऑटोगेमी के लिए पॉलिनेटर नहीं चाहिए, स्टिग्मा और स्टाइल सेम टाइम पर मैच्योर हो। जिटनोगेमी के लिए क्या है बेटा? पॉलिनेटर चाहिए, पर प्लांट सेम होना चाहिए। प्लांट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जिटनोगेमी जेनेटिकली ऑटोगेमी है, जिटनोगेमी जेनेटिकली ऑटोगेमी है, लेकिन फंक्शनली जीनोगेमी है। अगर मैं आपसे पूछूं कैस्टर, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, उसमें क्या होगी? ऑटोगेमी होगी? नहीं, जिटनो और जीनो होगी। यस, जिटनो और जीनो होगी। यस, क्लियर है? सही है। अगर मेरी बात सुन, अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, जैसे पपाया, उसमें सिर्फ जीनोगेमी हो सकती है। सिर्फ क्या हो सकती है? जीनोगेमी हो सकती है। यस,
क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब आते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। देखिए बेटा, आप चैट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ अपने धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, ठीक है। उनको पैसे मिले हैं तो वो करना चाहिए। अच्छा चलो आओ, ठीक है। हम यहां पर लिख रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो पॉलिनेशन कराते हैं। दो तरह के हैं, पहले एबायोटिक है और बायोटिक है। ज्यादा कौन सा होगा, बायोटिक या एबायोटिक? सर बायोटिक ज्यादा होता है। एबायोटिक में दो है, विंड और वाटर। उसमें से कौन सा ज्यादा होता है? विंड ज्यादा होता है। याद हो रही है बात? बायोटिक और एबायोटिक में से ज्यादा कौन सा होता है? कौन सा ज्यादा होता है? बायोटिक ज्यादा है। उसके अलावा विंड और वाटर में से कौन सा ज्यादा है? विंड ज्यादा है। विंड पॉलिनेटेड में ना कलर होगा, ना नेक्टर होगा, सही है, ना ऑर्डर होगी। उसमें क्या होगा? स्टिग्मा बड़ा होगा, लार्ज होगा और फेदरी होगा, ताकि पॉलन को पकड़ सके। पॉलन छोटा होगा, लार्ज इन नंबर होगा, नॉन स्टिकी होगा। कुछ बच्चों को लगता है कि पॉलन स्टिकी होना चाहिए चाहे चिपक जाए, नहीं, पॉलन नॉन स्टिकी होगा, क्योंकि ये है तो पकड़ने के लिए, पॉलन नॉन स्टिकी होगा। नॉन स्टिकी, छोटे साइज का, लार्ज इन नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मोनो ओव्यूलर ओवरी। क्या है बेटा? मोनो ओव्यूलर ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो हमने लिखा है कि स्टिग्मा लॉन्ग एक्जेक्टेड फेदरी स्टिग्मा, लाइट नॉन स्टिकी पॉलन है, नेक्टरलेस कलरलेस फ्लावर है, मोनो ओव्यूलर ओवरी है। फ्लावर क्लस्टर में हो सकते हैं, जैसे किसमें होता है? मेज में। मेज में बड़ा सा जो टासल है, टासल, टासल मतलब उसके धागे, वो स्टिग्मा और स्टाइल है। वो क्या है बेटा? स्टिग्मा और स्टाइल है, यस। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? पानी की। एनसीईआरटी ने लिखा है कि पानी से पॉलिनेशन कॉमन है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें वो एक्टिवली मूव करता है, क्योंकि उस पर फ्लैजिला होता है। जिम्नोस्पर्म में एयर से होता है। एंजियोस्पर्म में पानी से पॉलिनेशन रेयर है। सिर्फ 30 जनरा है मोनोकोट के जिसमें होता है। रिपीट कर रहा हूं, एल्गी 5 है ना तुम्हारे पास प्लांट किंगडम में, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में कैसे होगा? पानी से होगा, एक्टिव मूव करेगा, ये भी याद रखियो। 30 जनरा मोनोकोट के हैं एंजियोस्पर्म में, उसमें पॉलिनेशन पानी से होता है, मेनली मोनोकोट। क्लियर है? अब क्या है मेरे पास बेटा? वाटर लिली और इकॉर्निया है तो पानी में, पर उसमें इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन होती है। वाटर पॉलिनेशन के लिए दो एग्जांपल दिए हैं, एक वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, फ्रेश वाटर में मिलता है। उनमें क्या होता है बेटा? उनमें क्या होता है आपके पास? उनमें क्या होता है? फ्लावर सरफेस पे आ जाता है, फीमेल फ्लावर, और वो सरफेस पे फ्लो करता है मेल फ्लावर। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलन और मेल फ्लावर कहां है सरफेस पर? वो फीमेल फ्लावर में गिर जाते हैं, किसमें? वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में। तो पॉलिनेशन सरफेस पे होती है। जोस्टेरा में कहां होती है बेटा? जोस्टेरा में अंडर वाटर होती है। क्या होती है? अंडर वाटर होती है। जोस्टेरा का एक और नाम किसी को याद हो? जोस्टेरा को ही सी ग्रास कहते हैं। तो जोस्टेरा में क्या होगी? अंडर वाटर होगी। उसका पॉलन रिबन शेप का होगा और म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ताकि उसको अनवेटेबल बनाए, वो भीगे नहीं। रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया में सरफेस पर होता है, जोस्टेरा में पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर पॉलिनेशन के समय क्या होगा बेटा? वो रिबन शेप का पॉलन होगा, म्यूसिलेज की कवरिंग होगी, और आपने ध्यान रखना है अंडर वाटर उसमें होता है पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर है? यस, रिबन शेप, म्यूसिलेज की कवरिंग, और म्यूसिलेज की कवरिंग उसे भीगने नहीं देता। कोई डाउट है यहां पर? बताओ, कोई डाउट है यहां पर? बताओ। तो क्या क्या याद कर रहे हैं? कितने जनरा है मोनोकोट के? 30। ज्यादा विंड है कि वाटर है? सर विंड ज्यादा है। मोनो ओव्यूलर ओवरी किसका एग्जांपल है? विंड का। लार्ज फेदरी स्टिग्मा विंड वाले में, नेक्टरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। क्या पानी वाले में नेक्टर होगा? नहीं होगा, क्या जरूरत है? पानी वाले में कुछ ऐसे प्लांट है जो एक्वेटिक है, कॉर्निया और वाटर लिली, पर पॉलिनेट किससे हो रहा है? इंसेक्ट और विंड से। वेलिस्नेरिया सरफेस पे है, सरफेस पे पॉलिनेशन। जोस्टेरा अंडर वाटर है। अब बात करते हैं बायोटिक एजेंट की। बायोटिक एजेंट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करता है इंसेक्ट। सबसे ज्यादा कौन करता है? इंसेक्ट। बेटा ये नाम भी याद कर लेना, विंड को कहते हैं अनीमोफिली, वाटर को कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब पानी, यस। इंसेक्ट को कहते हैं एंटमोफिली। इंसेक्ट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन हनी बी करती है। कौन कौन से इंसेक्ट है? मॉथ है, बीटल है, हनी बी है, बटरफ्लाई है, वास्प है, एंट है। क्लियर है? फाउल ऑर्डर को कौन पॉलिनेट करता है? फ्लाइज और बीटल, जिसमें खराब स्मेल आ रही है। याद रहेगी ये बात। सबसे ज्यादा कौन करता है? हनी बी पॉलिनेशन करता है। बैट को कहते हैं कायरेप्टरोफिली, बर्ड को कहते हैं ऑर्निथोफिली। बैट वाले में स्मेल होगी, लार्ज नेक्टर होता है, यस। और बर्ड वाले का ब्राइट कलर होता है। हमिंग बर्ड और सनबर्ड इसका एग्जांपल है।
बर्ड वाले में स्मेल नहीं होती, ब्राइट कलर का होता है। बैट वाले में कलर नहीं होता, उसकी स्मेल स्ट्रांग होती है। यस, अदर्स बायोटिक एजेंट में आती है गैको लिजर्ड, नॉर्मल लिजर्ड आ सकती है, रोडेंट्स चूहे आ सकते हैं, लेम्यूर आ सकता है, इसके अलावा कुछ मैमल्स और भी आ सकते हैं। ये बायोटिक में है। क्या आपको पॉलिनेटिंग एजेंट का टॉपिक समझ में आया? चैट में बताएंगे, चैट में बताएंगे, चैट में बताएंगे, चैट में बताएंगे। क्या आपको याद हो रहा है? चैट में बताएं, क्या आपको याद हो रहा है मेरे साथ? सरफेस पे वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, अंडर वाटर म्यूसिलेज, रिबन शेप, याद हो रहा है? कितने जनरल है? 30। मोनोओवलर ओवरी किसमें? एयर में। यस यस यस, ठीक है। अब हम यहां से आगे जाएंगे और हम बात करेंगे रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर, क्योंकि पॉलिनेटर फ्री में नहीं आएगा, तो खाने के लिए उसको नेक्टर मिलता है, उसको एडिबल पॉलन मिलता है। यस, स्पेस फॉर एगलिंग, उसमें सबसे पहले अमोर्फोफेलस, क्या है बेटा? अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस का 6 फीट का फ्लावर होता है ना? कितने फीट का? 6 फीट का। यहां स्पेस है एग लेइंग के लिए। इसके अलावा यूका प्लांट, उसकी ओवरी में एग ले करता है मॉथ। कौन ले करता है? मॉथ। यस, मॉथ का लार्वा बाहर आ जाता है, इससे पहले फ्रूट बने। याद हो रहा है? इससे पहले फ्रूट बने, बाहर आ जाता है। तो रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर क्या है बेटा? टू एंश्योर रेगुलर विजिट ऑफ पॉलिनेटर। पहला है एडिबल पॉलन, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं एडिबल नेक्टर, तीसरा स्पेस फॉर एग लेइंग अमोर्फोफेलस, यूका प्लांट एंड मॉथ। यूका प्लांट की ओवरी के अंदर वो एग ले करता है और लार्वा बाहर आ जाता है, इससे पहले फ्रूट बने, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसमें हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। यस, अब सबसे पहले समझो इनब्रीडिंग क्या होता है। लगातार ऑटोगैमी और जीटनोगैमी होने से रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जब भी सेल्फिंग होती है तो रिसेसिव कैरेक्टर, आप याद करो F2 का रिजल्ट, क्या उसमें रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करते थे? हां सर, करते थे। तो ऑटोगैमी और जीटनोगैमी इज लाइक सेल्फिंग। क्या है? सेल्फिंग। उससे रिसेसिव कैरेक्टर दिखते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर जनरली हार्मफुल होते हैं, तो प्लांट ये चाहता है कि रिसेसिव कैरेक्टर ना दिखे, हार्मफुल कैरेक्टर ना दिखे, तो प्लांट जो भी ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व करता है ऑटोगैमी और जीटनोगैमी को रोकने के लिए, उसे कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ऑल इवेंट फ्रॉम, सही है। हम क्या करा रहे हैं? अच्छा, ये रहा, हम ये लिख रहे हैं कि इनब्रीडिंग क्या होता है बेटा? इनब्रीडिंग से रिसेसिव कैरेक्टर दिखता है, हार्मफुल ट्रेट रिसेसिव है, तो वी प्लांट नीड टू प्रिवेंट ऑटोगैमी और जीटनोगैमी। यस, कैसे कर सकता है? सबसे पहले एंथर और स्टिग्मा सिंक्रोनाइज ना हो, अलग अलग टाइम पर हो। इससे क्या होगा? इस एंथर का पॉलन किसी दूसरे स्टिग्मा पे जाएगा। पहला पॉइंट याद हो रहा है। दूसरा, इनकी पोजीशन अलग अलग हो। क्या हो बेटा? इनकी पोजीशन एक दूसरे से अलग अलग हो। पहला, वो सिंक्रोनाइज ना हो। तीसरा है बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसको एनसीईआरटी लिखती है डायोइसी, ये लिखती है। कैस्टर और मेज में यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, जो प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी नॉट जीटनोगैमी। लेकिन पपाया जो है, पपाया में कैसा है बेटा? पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, जो ऑटोगैमी और जीटनोगैमी दोनों प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहले एंथर और स्टिग्मा सिंक्रोनाइज ना हो, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से दूर हो। तीसरा हमने बोला यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैस्टर और मेज में क्या है बेटा? मेल और फीमेल फ्लावर दोनों सेम प्लांट में है, इसमें प्रिवेंट होती है ऑटोगैमी नॉट जीटनोगैमी। पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट है, दोनों प्रिवेंट करता है, बोथ प्रिवेंट करता है। क्या यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट की, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? जीन्स के थ्रू जेनेटिक मैकेनिज्म है। मतलब क्या हुआ? अगर सेम प्लांट से कोई पॉलन आएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। सेम प्लांट से पॉलन कैसे कैसे आ सकता है? ऑटोगैमी और जीटनोगैमी से। तो सेल्फ का मतलब होता है खुद, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है रिजेक्शन। तो हम यहां पर कह रहे हैं रिजेक्शन पॉलन फ्रॉम सेम प्लांट, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। ये क्या प्रिवेंट करेगा? ऑटोगैमी और जीटनोगैमी प्रिवेंट करेगा। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? ये ऑटोगैमी और जीटनोगैमी क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। यस और नो? ऑटोगैमी और जीटनोगैमी क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यस, यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा आप में से जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज ध्यान से पढ़ें, ये जरूरी है आपके लिए।
अब हम बात कर रहे हैं, हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोला जो ऑटोगेमी जिटनोगेमी बताता हो, अलग टाइम ऑफ मैच्योरिटी है, सिंक्रोनाइज नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मेज और कैस्टर प्रिवेंट ऑटोगेमी नॉट जिटनोगेमी। यस, पपाया दोनों प्रिवेंट करेगा, ऑटो और जिटनो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दोनों प्रिवेंट करेगा क्योंकि जेनेटिकली रिजेक्ट कर रहा है, जीन्स के थ्रू रिजेक्ट कर रहा है। यस, अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे हम बात करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ध्यान से सुनिए क्या है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है, एक बार पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर गया, उसके बाद के सारे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। एक बार पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर गया, उसके बाद के सारे इवेंट को हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। यस और नो, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या क्या हो सकता है सुनेंगे। एक बार स्टिग्मा पे गिरा, या तो रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने यहां लिखा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड क्यों है, क्यों रिजेक्ट हो सकता है, या तो अलग स्पीशीज का हो या सेल्फ इनकम्पैटिबल हो, या तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट कब होगा, कंपैटिबल हो और सेम स्पीशीज का हो। यस और नो, कंपैटिबल हो या सेम स्पीशीज का हो। तो हम यहां पर ये लिखेंगे बेटा, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू केमिकल। एनसीईआरटी लिखती है केमिकल डायलॉग, किसके बीच में डायलॉग है, केमिकल डायलॉग बिटवीन पिस्टिल एंड पोलन। पिस्टिल में क्या स्टिग्मा और पोलन में क्या एक्साइन। यस, इसके बीच के केमिकल डायलॉग के बीच से अगर ये एक्सेप्ट होता है तो अलाउ होता है पोलन ट्यूब बनाना, अलाउ टू फॉर्म पोलन ट्यूब। तो आप जरा खुद से सोचो, व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक बार स्टिग्मा पर पोलन गिर गया, वहां से लेके एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के सारे इवेंट को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। एक बार स्टिग्मा पे गिरा, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट क्यों हुआ, अलग स्पीशीज का, सेल्फ इनकम्पेटिबल। एक्सेप्ट क्यों हुआ ये देख ले, क्योंकि कंपेटिबल था, सेम स्पीशीज का था। ये पहला इवेंट हो गया, पोलन ऑन स्टिग्मा। दूसरा है पोलन जर्मिनेट करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट हो गया ना, अब जर्मिनेट करेगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जर्मिनेशन करने के लिए पोलन ट्यूब किससे बनती है, वेजिटेटिव सेल से। और कहां से बाहर आती है, जर्म पोर से। तो पोलन ट्यूब कहां से, इंटाइन से, वेजिटेटिव सेल से, और जर्म पोर से वो बाहर आती है। अब आप ध्यान से सुने, होता क्या है कि जैसे ही पोलन ट्यूब बनती है, उसके टिप में, टिप समझ में आता है, टिप 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 आखिरी हिस्सा, उसके टिप में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, किसका न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव सेल का। आपने याद रखना है कि पॉलिनेशन 60% में 2 सेल स्टेज में हुई थी, 40% में 3 सेल स्टेज में हुई थी। 3 सेल स्टेज वाले में पोलन ट्यूब में स्टार्टिंग से एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट होंगे। लेकिन अगर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुई तो एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ऐसे आगे, ये देख पोलन ट्यूब में ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा और सिर्फ एक मेल गैमेट, मतलब एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि 2 सेल स्टेज में जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है और क्या बनाता है, पोलन ट्यूब में डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं बेटा, अगर 3 सेल स्टेज में हुई तो पोलन ट्यूब में स्टार्टिंग से वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट होंगे। अगर पॉलिनेशन कितनी सेल स्टेज में हुई, 2 सेल स्टेज में, तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस स्टिग्मा में ही डिवाइड कर जाता है। स्टिग्मा में जब पोलन ट्यूब होती है डिवाइड करके, तो जैसे ही आप चाहे 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुई हो या 3 में, स्टिग्मा को पार करते करते एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट आ जाते हैं। एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट आ जाते हैं। यस यस, 3 सेल स्टेज में पोलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट स्टार्टिंग से है। और अगर 2 सेल स्टेज में हुई थी तो जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। यस, अब आते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ। पोलन ट्यूब कहां आ गई भाई, पोलन ट्यूब आ गई स्टाइल में तीसरा। स्टाइल के अंदर वो ग्रो करती है। सॉलिड स्टाइल होता है तो उसमें ट्रांसमिशन टिश्यू होता है। मोस्टली स्टाइल कैसी होती है, हॉलो होती है। स्टाइल पता चल रहा है सबको। अब आती है पोलन ट्यूब ओवरी में। पोलन ट्यूब कहां आ गई बेटा, ओवरी में। अब आपको यह समझना है कि पोलन ट्यूब जब ओवरी में आ गई, एंट्री से पहले वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और जब पोलन ट्यूब एंटर करती है तो किसमें एंटर करती है, माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है। किसमें एंटर करती है, एक सिनर्जिड में। याद हो रहा है। तो पोलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी, देख बेटा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया, बोथ मेल गैमेट किसमें रिलीज होंगे, सिनर्जिड में। और वो एंटर कहां से कर रही है, एंटर फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड। कहां से एंटर करती है, माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है। यहां तक समझ में आ रहा है। इस इवेंट को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन।
एंथर सॉरी पॉलन ऑन स्टिग्मा, एक्सेप्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट क्यों, डिफरेंट स्पीशीज सेल्फ इनकम्पेटिबल, एक्सेप्ट क्यों, सेम स्पीशीज कंपेटिबल, पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में ग्रो करेगी, यस और नो। कौन सा मिनरल हेल्प करता है पॉलन जर्मिनेशन में, बोरोन, याद रखेंगे बोरोन हेल्प करता है, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन हट गया तो अब इसलिए बता नहीं रहे, यस। अब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, 2 सेल या 3 सेल, फाइनली मेरे पास एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट पीछे बन जाएंगे, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, एंटर करेगी, दोनों मेल गैमेट किस में रिलीज होंगे, सिनर्जिड में, किस में रिलीज होंगे, सिनर्जिड में। यहां तक याद आ रहा है, यहां तक याद हो रहा है। इस पूरे इवेंट को कह रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है अपने मर्जी का पॉलन ट्रांसफर करते हैं। उसमें अगर मैं किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को रिमूव करता हूं उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन, और अगर मैं स्टिग्मा को कवर करता हूं उसे कहते हैं बैगिंग। अगर आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आपको एंथर हटाना पड़ेगा, उसका स्टिग्मा कवर करना पड़ेगा अनवांटेड पोलन से बचाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, तो वहां इमैस्कुलेशन नहीं चाहिए, ओनली बैगिंग चाहिए। याद हो रही है बात भाई? जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्यों करेगा भाई? सोच लॉजिकली, सोच जल्दी से। तुझे रोटी बनानी है तो चावल क्यों बनाएगा? जब जरूरत ही नहीं है, एंथर ही नहीं है, तो इमैस्कुलेशन क्यों करनी? वो तो अलग फ्लावर पे है, बैगिंग कर दे सीधे। याद हो गया यहां तक? याद हो गया? याद हो गया भाई? बताओ जल्दी से, चैट में बताओ, चैट में बताओ, चैट में बताओ। यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे। आगे हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। ये सिंपल है, एक मेल गैमेट, सही है, जो बोथ मेल गैमेट कहां मूव किए, सिनर्जिड में आ गए। उनमें से एक एंटर किया किसमें, एग सेल में। एग सेल का न्यूक्लियस और मेल गैमेट क्या करते हैं, सिनगैमी, क्या बनता है, जाइगोट। दूसरा सिनर्जिड से मेल गैमेट किसमें जाता है, सेंट्रल सेल में। वहां पे मेरे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है मेल गैमेट, क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से पीईएन, मतलब ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों मेल गैमेट्स किसमें है, सिनर्जिड में। एक एंटर कर गया किसमें, एग सेल में, दूसरा चला गया किसमें, दूसरा किसमें चला गया बेटा, दूसरा चला गया सेंट्रल सेल में। सेंट्रल सेल में हो रही है ट्रिपल फ्यूजन, एग सेल में हो रही है सिनगैमी। सिनगैमी से बन रहा है मेरे पास जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो सेल है उसे कहते हैं पीईसी। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन से होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है और एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, और ये फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में सिर्फ 2 सेल बचते हैं, एंटीपोडल और सिनर्जिड्स खत्म हो जाते हैं। एंटीपोडल 3 थे और 2 सिनर्जिड, दोनों खत्म हो जाते हैं, 2 सेल बचते हैं। एग सेल कन्वर्ट हो चुका है जाइगोट में, और सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम समझेंगे ध्यान से। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गई है तो अब 2 सेल आपके पास है, पीईसी जाइगोट, पहले कौन डिवाइड करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्यों? क्योंकि जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाएगा तब जाइगोट डिवाइड करेगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद पीईसी डिवाइड करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है, और उसके बाद जाइगोट डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एंडोस्पर्म बनना जरूरी है। अब देखो एंडोस्पर्म बनता कैसे है, सबसे पहले ये समझो पीईसी कितना है, सर 3n है। पीईसी कितना है, 3n है। तो पीईसी कैसे होता है, पीईसी डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है, कौन सी डिवीजन करेगा, सर माइटोसिस करेगा। तो मेरे पास प्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्री न्यूक्लियर डिवीजन एम्ब्रियो सैक बनाते वक्त हुई और एक यहां हुई। पीईसी का जो न्यूक्लियस है पीएन, वो डिवाइड करके खूब सारे न्यूक्लियस बनाता है, उसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर साइटोकाइनेसिस करके सेल्स बनाए जाते हैं। तो कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, कोकोनट का एडिबल पार्ट जो खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। यस, और एंडोस्पर्म बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जाइगोट जब एम्ब्रियो बनाएगा उसको खाना देना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पहले कौन डिवाइड करेगा, पीईसी या जाइगोट, पीईसी। पीईसी थोड़ा सा एंडोस्पर्म बना लेगा, फिर जाइगोट डिवाइड करेगा। पीईसी कौन सी डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर, फिर उसमें साइटोकाइनेसिस होगी। यस यस, एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। थोड़ा सा अमाउंट एंडोस्पर्म का पहले बन गया होता है। जाइगोट जब डिवाइड करता है तो 2 सेल बनाता है, एक छोटा एक बड़ा। इस वाले सेल को कहते हैं सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं बेटा, सस्पेंसर सेल कहते हैं। ये एम्ब्रियो सेल है। ऐसे 2 सेल बन जाते हैं।
अब ये 2 सेल के बाद एक बड़ा सा सस्पेंसर बन जाता है और ये एम्ब्रियो सेल है। इस स्टेज को अपने प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद मेरे पास एक स्टेज आती है ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर। इस वाले टॉपिक से सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा स्टेजेस का सीक्वेंस। जाइगोट से 2 सेल, फिर मेरे पास प्रो एम्ब्रियो, फिर क्या आएगा ग्लोबुलर, हार्ट शेप, मैच्योर। यही आएगा क्वेश्चन और नहीं, सीक्वेंस पूछेगा। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि मोनोकोट और डाइकोट में शुरुआती स्टेज सेम है, बाद की स्टेज अलग है, क्लियरली मेंशन किया है। तो हम यहां लिख सकते हैं डाइकोट और मोनोकोट में कुछ स्टेज सिमिलर है। कौन सी? इनिशियल स्टेज सिमिलर है, बाकी अलग हो जाती है। एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा? ट्रिप्लॉइड होता है। अगर वो कंज्यूम ना हो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में तो सीड होता है एंडोस्पर्मस, मेज, कोकोनट, कैस्टर। और अगर एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए तो उसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। एग्जांपल बीन, पी, ग्राउंडनट। बी, पीन, ग्राउंडनट। मैंने फिर बोला एंडोस्पर्म खर्च होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में खर्च हो जाएगा, अगर पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ तो सीड में मिलेगा। तो कैस्टर, कोकोनट और हम क्या लिख रहे हैं? मेस। ठीक है, डन है। अब हम बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की। डाइकोट एम्ब्रियो का ऐसा चित्र आपने देखा है एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ। यस, इस तरीके का चित्र देखा है आपने एनसीईआरटी में, ऐसा देखा है कि नहीं देखा? यस, देखा है। यस, देखा है ना? हाँ, देखा। अब आपको यह समझना है कि किसी भी एम्ब्रियो में 2 चीजें होती हैं। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा होता है कॉटलिडन। डाइकोट एम्ब्रियो में कितने कॉटलिडन है? 2। एपिकोटाइल क्या होता है? देख, एपिकोटाइल होगा ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव दिस लेवल ऑफ कॉटलिडन। तो अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन को अपने क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। उसकी टिप को बोलते हैं प्लूम्यूल। यस। हाइपोकोटाइल क्या है? बिलो कॉटलिडन होता है और उसकी टिप को बोलते हैं रेडिकल। तो यहां से देख बेटा, ध्यान से सुनियो, जिसमें मैं कलर करूंगा ध्यान से देखियो। मेरे पास ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये मेरे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये पार्ट हाइपोकोटाइल है और ये वाला एपिकोटाइल है। और ये मेरे पास दोनों क्या है? कॉटलिडन है, जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं यहां पर। ये चीज मेरे पास क्या है बेटा? ये चीज मेरे पास कॉटलिडन है। ये समझ में आ रहा है? ये चीज मेरे पास क्या है? कॉटलिडन है। क्लियर दिख रहा है आपको ये? यस। और आपको ये समझना पड़ेगा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस में एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल दोनों आते हैं। एपिकोटाइल की टिप को प्लूम्यूल कहते हैं, हाइपोकोटाइल की टिप को कहते हैं रेडिकल। यस। अब मोनोकोट एम्ब्रियो क्या होता है बेटा? उसमें भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, पर उसमें क्या है? एक कॉटलिडन होता है, दूसरा एपीब्लास्ट क्या होता है? रेमनेंट। रेमनेंट मतलब बचा हुआ कॉटलिडन। रेमनेंट ऑफ कॉटलिडन हो सकता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट बोलते हैं। तो एक कॉटलिडन, एपीब्लास्ट। यहां कितने कॉटलिडन है? 2। अब आपको समझना है कि ग्रास फैमिली में कॉटलिडन का नाम स्क्यूटेलम होता है। उसी ग्रास फैमिली में प्लूम्यूल क्या होता है? सॉरी, प्लूम्यूल को सराउंड करने वाला होलो स्ट्रक्चर को कहते हैं कोलियोप्टाइल। क्या होगा बेटा? एक खोखला होलो स्ट्रक्चर, लीफ जैसा, जो किसको सराउंड करे? प्लूम्यूल को। और जो रेडिकल को सराउंड करे उसको हम नाम देते हैं कोलियोरीजा। यस और नो? और ये किसकी बात कर रहे हैं? ग्रास फैमिली की। तो ग्रास फैमिली में स्क्यूटेलम है कॉटलिडन का नाम। कितने कॉटलिडन होते हैं? 2 होते हैं डाइकोट में। मोनोकोट में एक कॉटलिडन, दूसरा एपीब्लास्ट। व्हाट इज एपीब्लास्ट? एपीब्लास्ट क्या है बेटा? रेमिनेंट ऑफ कॉटलिडन। व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसमें हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल है, प्लस कॉटलिडन। कॉटलिडन में क्या होता है? खाना होता है, फूड रिजर्व होता है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ। यस, यस, जल्दी बताओ बेटा, चैट में बताओ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बढ़िया बच्चे, तो आपको पता है मैं पूरा चैप्टर करा रहा हूं, आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे सीड की। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। सीड में क्या क्या होता है? बाहर सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। यस। तो सबसे पहले सीड क्या है? फर्टिलाइज ओव्यूल है। सीड कोट और एम्ब्रियो होता है। यस। और एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो में क्या क्या आएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन अभी पढ़ा हमने ये। यस। अब क्या होता है? कुछ सीड में न्यूसिलस बच जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट न्यूसिलस। किसमें होगा? ब्लैक पेपर और शुगर बीट में ऐसा होता है। सही है। अब हम बात करते हैं सीड डेवलपमेंट की।
जब सीड डेवलप करता है तो बेटा सीड थोड़ी देर के लिए डॉर्मेंसी में चला जाता है, उसका वाटर कंटेंट 10 से 15% कर देते हैं, उसके एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। हम कहते हैं एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज कि फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट ना करे, उसे हम डॉर्मेंसी बोल देते हैं। ये याद कर लेना, वाटर कंटेंट 10 to 15% हो जाता है। पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट ल्यूसिलस को कहते हैं। अब आप बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सीड की। सबसे पहले सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो क्या देगा? वेरिएशन। दूसरा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। सीड जर्मिनेशन पानी पे डिपेंड करता है, यस, उससे सीड पानी खोज लेता है। तीसरा, सीड जो है बेटा, सीड में हार्ड सीड कोट होती है, प्रोटेक्शन करता है। फोर्थ, सीड डिहाइड्रेशन करता है और क्या करता है? डॉर्मेंसी। इस वजह से सीड को एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। मतलब सीड की एक प्रॉपर्टी है, उसमें पानी कम हो जाता है, वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। इस वजह से सीड को नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो सीड वेरिएशन देता है, हार्ड सीड कोट है, पॉलिनेशन देता है, फर्टिलाइजेशन, यस सॉरी, आउट ऑफ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन पानी पे डिपेंड है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबिलिटी याद रखो, वायबिलिटी का मतलब है सीड मैक्सिमम समय जर्मिनेट करके फ्लावर कब बनाया। दो सीड दे रखे हैं, एक दे रखा है ल्यूपाइनस आर्कटिकस जो 10,000 साल में जर्मिनेट किया था। ये लो टेम्परेचर आर्कटिक टुंड्रा में मिलता था, इसलिए नहीं किया। कहां मिलता था? आर्कटिक टुंड्रा में, यस। और फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा 2000 साल पुराना सी है, डेड सी में मिला था। कौन से किंग के पास? किंग हेरोड पैलेस, किंग हेरोड पैलेस, यस, ये चीज। अब बहुत सारे टाइनी, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स भी होते हैं बेटा। मतलब आपको एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि मान लो एक फ्लावर में 5 पिस्टिल हैं, एक प्लांट पर 1000 फ्लावर है, तो कितने सारे सीड बनेंगे? बहुत सारे। तो हमारे पास 2 पैरासिटिक स्पीशीज हैं, स्ट्रिगा और ओरोबैंकी, ये पैरासिटिक है, इनमें बहुत सारे सीड होते हैं। उसके अलावा ऑर्किड और बनियन में बहुत सारे सीड होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स, यस। सीड में हमें ये याद करना है, सीड में हमें याद करना है। सबसे पहले सीड का स्ट्रक्चर, सीड कोट, एम्ब्रियो और क्या होगा? एम्ब्रियो में कॉटिडन आ गया और एंडोस्पर्म। सारे सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है। पेरिस्पर्म, परसिस्टेंट न्यूक्लियस। सीड डॉर्मेंसी याद होना चाहिए, यस। 10 से 15% वाटर डॉर्मेंसी पता होना चाहिए, यस। एडवांटेज ऑफ सीड पता होना चाहिए। वायबिलिटी के एग्जांपल, टाइनी सीड्स के एग्जांपल। फ्रूट क्या है बेटा? मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, राइपेंड ओवरी को फ्रूट कहते हैं। पेरिकार्प फ्रूट बॉल है, यस। फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल मैंगो और ऑरेंज। ड्राई फ्रूट का मतलब पी और मस्टर्ड। ये ड्राई फ्रूट क्या होते हैं बेटा? जिनकी पेरिकार्प लेयर्स में डिवाइड नहीं होती। जिनकी पेरिकार्प क्या नहीं होती? नॉट डिवाइड इनटू लेयर। जो डिवाइड नहीं होती किसमें? लेयर में डिवाइड नहीं होती, यस। ट्रू फ्रूट क्या होता है? ओवरी में, यस। फॉल्स, देख बेटा, ट्रू फ्रूट वो फ्रूट है जिसमें ओवरी एडिबल हो जाती है। फॉल्स फ्रूट में थैलेमस। फॉल्स फ्रूट के क्या क्या एग्जांपल है बता? कैश्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। फॉल्स फ्रूट के क्या एग्जांपल लिखे हैं? कैश्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, यस। और एकीन वर्ड किसके लिए लिखा हुआ है? स्ट्रॉबेरी के लिए। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? सीडलेस होता है, और उसका एग्जांपल क्या लिखा है? बनाना, यस। हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लास्ट टॉपिक बता रहे हैं इसमें, एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस क्या है बेटा? इसमें कुछ डेफिनेशंस कर सकते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है अनफर्टिलाइज्ड एग से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना। एपोमिक्सिस का मतलब है कि सीड बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक कर रहा है। किसकी मिमिक्री? मतलब सेक्सुअल की मिमिक्री कर रहा है। होता क्या है बेटा? हमारे पास ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस डिप्लॉयड सेल्स हैं। उन डिप्लॉयड सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाए। अगर न्यूसिलस से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाए, जैसा कि मैंगो में होता है। एपोमिक्सिस के एग्जांपल में एक सनफ्लावर की फैमिली है, कुछ ग्रासेस है और मैंगो दे रखा है, यस। एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन होती है? नहीं। एम्ब्रियो बनता है? यस। सीड बनता है? यस। पार्थेनोकार्पी में सीड नहीं बनता, ये लिखा हुआ। एपोमिक्सिस में सीड बनता पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यस। अब हमारे पास क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी किसमें दिखती है बेटा? सिट्रस और मैंगो में। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है। किसमें? एक सीड में। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का कारण एपोमिक्सिस हो सकता है, यस। अब आपको यह समझना है हाइब्रिड सीड क्या होते हैं। देख बेटा, हाइब्रिड सीड क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं और एवरी टाइम नए सीड परचेज करने पड़ते हैं। फार्मर मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया?
जो हाइब्रिड सीड है उसके जो सीड दोबारा उगा नहीं सकते, दोबारा ग्रो नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हाइब्रिड सीड से एपोमिक्सिस से सीड डेवलप किए। तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं कि एपोमिक्टिक सीड जो डेवलप किए उससे कॉस्ट एग्रीकल्चर पे घट जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्रीकल्चर पे कॉस्ट कैसे घटेगी, आपने क्या किया, हाइब्रिड सीड से एपोमिक्सिस से सीड डेवलप कर लिया। कैसे डेवलप कर लिया, एपोमिक्सिस से। यस, क्योंकि हाइब्रिड सीड को ग्रो करो, जो उसके सीड आएंगे वो उसमें वो फीचर नहीं होता, कैरेक्टर लॉस हो जाता है, और हर बार आपको हाइब्रिड सीड खरीदने में बहुत पैसा लगता है। क्लियर है? चले चले माइक्रोब्स पे चले भाई, अभी स्टार्ट हो रहा है, बस खत्म हो गए। अब मुझे बताओ, समझ आ गया आपको? क्या आप इस नोट्स को 4 से 5 बार आज रिवाइज करेंगे? मेरे कहने से रिवाइज करेंगे 4 से 5 बार, ठीक है? कौन सा टॉपिक छोड़ा है मुझे चैट में बताएं आप। हाँ, चैट में बताएं। सही है? यस, तो स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल अभी कर रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे, और उसको हम ज्यादा नहीं, आधे घंटे में आपको कराएंगे, आधा घंटा 40 मिनट, इससे ज्यादा का चैप्टर ही नहीं है वो, है ना, छोटा चैप्टर है, ठीक है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है? मोर देन वन एम्ब्रियो पिटाई खाएगा। चले चले, चमकी सो गए एकदम चैप्टर, रिवाइज करोगे मेरे कहने से? अब चैट में बता दो। हाँ, जल्दी जल्दी बेटा, चैट, थोड़ा चैट चलाओ, थोड़ा जोश आया आपको। यस, करते हैं एक बार, ठीक है? पानी एक बार इसके बाद ही पीते हैं। चलो करते हैं आगे, आ जाओ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सही है, स्टार्ट करें? चलिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करते हैं बेटा। यस यस, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, किसको किसको माइक्रोब बोला है एनसीईआरटी ने? किसको किसको बोला है? फंजाई को, बैक्टीरिया को नहीं। वायरस, प्रायोन्स, प्रोटोजोआ, इन सबको माइक्रोब बोला है, इन सबको बोला है। पर इसमें से फंजाई और बैक्टीरिया वो हैं जिनको आप कल्चर कर सकते हो। सबसे पहले माइक्रोब्स का उन्होंने बोला हाउस होल्ड में क्या यूज है। तो हाउस होल्ड में सबसे पहला यूज है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिन्हें LAB कहते हैं। उसका उदाहरण लैक्टोबैसिलस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन LAB और लैक्टोबैसिलस? LAB ग्रुप है, लैक्टोबैसिलस एक तरह का बैक्टीरिया है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क में क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, और मिल्क जम जाता है। यस, ठीक है? इनोकुलम क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल जो आप मिल्क में डालते हो। यस, ठीक है? क्या फायदा है इसका? एक तो विटामिन B12 का सोर्स है, दूसरा ये चेक करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को स्टमक में। तो ये लिखा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं। क्या है फर्मेंटेड प्रोडक्ट? सबसे पहला है इडली डोसा, दूसरा है आपका ब्रेड, तीसरा है बैम्बू, फिश, सोयाबीन, टोडी, साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोब्स किसे किसे कह रहे हैं? बैक्टीरिया को, फंजाई को, वायरस को, वायरोइड को, प्रायोन्स को, इसके अलावा प्रोटोजोआ को भी आप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से बैक्टीरिया और फंजाई को अपने कल्चर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्चर मतलब ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में। सही है, सही है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? चला जा, कोई नहीं। देख, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को किसमें ग्रो करते हैं? मिल्क में, ठीक है? किसमें ग्रो करते हैं? अपने मिल्क में ग्रो करते हैं, ठीक है? मिल्क में ग्रो करते हैं, और वहां पर LAB क्या बनाता है? एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड। वो पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, और मिल्क जम जाता है, ठीक है? इसके दो रोल है, विटामिन B12 बनाता है, चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। यहां पर मैं इनोकुलम ऐड कर देता हूं। इनोकुलम क्या होता है बेटा? इसमें लाखों बैक्टीरिया होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं। किसी भी कल्चर को स्टार्ट करने के लिए जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं इनोकुलम। अब आते हैं बेटा फर्मेंटेशन पे। फर्मेंटेशन जो है वो और कैसे करते हैं, सुन ध्यान से। अपनी एनसीईआरटी चेक करेगा, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया करता है तो इडली डोसा बनाता है। किसकी फर्मेंटेशन करते हैं? आटे की। और उसमें CO2 रिलीज होता है जो उसे पफ अपीयरेंस देता है, पफी अपीयरेंस, पफी मतलब फूला हुआ। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई को बेकर यीस्ट कहते हैं, जो बिस्किट और ब्रेड बनाएगा, बिस्किट एंड ब्रेड बनाएगा, बिस्कुट नहीं, बिस्किट और ब्रेड। यस, चीज जो होता है बेटा ये भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। पर उससे पहले सुन लो ध्यान से, हमारे पास बेटा फिश है, सोयाबीन है, बैम्बू, इसको फर्मेंट करते हैं कुछ कंट्रीज में। टोडी क्या है? सैप फ्रॉम पाम ट्री, है ना, साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक है।
साउथ इंडियन क्या है? फर्मेंटेड ड्रिंक है, फर्मेंटेड ड्रिंक है साउथ इंडियन का। यस यस। अब देखो चीज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपने मिल्क लेते हैं, मिल्क को डीनेचर करते हैं। फाइनल स्टेज में अगर मैं फंजाई या बैक्टीरिया इस्तेमाल करूंगा, उसकी वजह से उसका टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर, ये चीजें आती हैं। टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर जैसी चीजें आती हैं फाइनल स्टेज में। फंजाई में रॉकफोर्ट चीज बनता है, उसके छोटे होल हैं। स्विस चीज बनाता है प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शर्मेनाई, जो क्या बनाता है? स्विस चीज, जिसमें लार्ज होल होते हैं। तो फाइनल स्टेज में फंजाई और बैक्टीरिया टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर देते हैं। रॉकफोर्ट चीज में छोटे होल हैं, यस, और प्रोपाइनो बैक्टीरियम शर्मेनाई ने लार्ज होल वाला कौन सा बनाया? स्विस चीज बनाया। यहां लिखा नहीं, स्विस चीज। कौन सा चीज बनाया? स्विस चीज बनाया है। यस हो जाएगा? यस 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 यस। आ जाओ, यहां लिखा है ना बेटा, फिश लिखा है ना, फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू लिखा तो है, लिखा है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल बात करते हैं। इंडस्ट्री में सबसे पहले हम बनाते हैं अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहलिक बेवरेज हम जिस बड़े बर्तन में बनाते हैं उन्हें कहते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर एक प्रकार का बायोरिएक्टर होता है, याद रहेगी बात? यस। अब आपको यह समझना है कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है, ये निर्भर करता है कि आप रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हो, वो डिस्टिल है कि नहीं। किस पर निर्भर करता है? रॉ मटेरियल यूज क्या कर रहे हो, डिस्टिल है कि नहीं। उसके लिए आप सैक्रोमाइसिस सेरेविसिएई यूज करते हो, और इसको आप कहते हैं ब्रीवर्स यीस्ट। ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पे, या डिस्टिल है कि नहीं है। अगर बियर और वाइन, बियर में बार्ले होता है, ग्रेन और ग्रेप्स, ये दोनों अनडिस्टिल है, बियर और वाइन। विस्की, रम और ब्रांडी, ये मेरे पास डिस्टिल्ड है। ये मेरे पास क्या है? डिस्टिल्ड है। यस, कोई डाउट? तो कैसे याद करोगे? बियर और वाइन याद करोगे। बी से आएगा डब्ल्यू, बी से आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू से आएगा बी। तो विस्की, रम और ब्रांडी, ये क्या है? डिस्टिल्ड है। ये वाला क्या है? दोनों अनडिस्टिल्ड है। तो रॉ मटेरियल और डिस्टिल्ड है कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है। अब एंटीबायोटिक का क्या मतलब है बेटा? एंटीबायोटिक वैसे तो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, पर ये प्रो लाइफ होते हैं। प्रो लाइफ मतलब लाइफ को हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक ग्रीक वर्ड है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने अनवॉश प्लेट पर देखा कि स्टेफाइलोकोकस की जो कॉलोनी है वो ग्रो नहीं करी। क्यों नहीं ग्रो करी? इस माउल्ड की वजह से, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलियम है। इस पेनिसिलियम की वजह से स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं किया। यस, लेकिन इनको इसका रोल नहीं पता चला ठीक से, मतलब स्टैब्लिश नहीं कर पाए। अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे, इन्होंने इसका रोल स्टैब्लिश किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इससे बहुत सारे पेशेंट्स को, सोल्जर्स को क्योर किया। यस, तो डिस्कवर किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्टेफाइलोकोकस और पेनिसिलियम माउल्ड था, अनवॉश प्लेट थी, उस पर ग्रो नहीं। ये किसका एग्जांपल है? अमनसलीज्म का। दूसरा उन्होंने देखा, अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने उसका रोल स्टैब्लिश किया। यस यस यस। लेप्रेसी, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, ऐसी कुछ डिजीज हैं जिनके लिए हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। एनसीईआरटी लिखती है एंटीबायोटिक्स का मतलब अगेंस्ट लाइफ होना चाहिए, बट दे आर प्रो लाइफ। अगेंस्ट लाइफ किसके लिए? हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए। कोई डाउट है? जल्दी बताओ। पहली स्लाइड समझ में आ गई? जल्दी बताओ बेटा, पहली स्लाइड समझ में आ गई? मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एलएपी क्या काम करता है? लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। विटामिन B12 चेक, ग्रोथ ऑफ माइक्रो हार्मफुल माइक्रोब्स। दूसरा बताओ मुझे जरा, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई क्या है? ब्रीवर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट दोनों है। यस। उसके बाद फर्मेंटेड प्रोडक्ट के नाम बताओ। फिश, बैम्बू, सोयाबीन। उसके अलावा फर्मेंटेड पाम सैप को क्या बोलते हैं? टोडी। यस, टोडी बोलते हैं। स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज में कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शर्मेनाई। और रॉकफोर्ट चीज में पेनिसिलियम होता है, लेकिन हमें नहीं करना नाम, फंजाई याद करना है। फाइनल स्टेज में क्या एंटर कराते हैं? क्या? बैक्टीरिया, फंजाई से फ्लेवर, टेस्ट वगैरह आता है। अनडिस्टिल्ड का क्या एग्जांपल है? बियर और वाइन। डिस्टिल्ड का क्या एग्जांपल है? ब्रांडी, रम और विस्की। यस। ये किस पे डिपेंड करता है? अल्कोहलिक बेवरेजेस। रॉ मटेरियल क्या है और डिस्टिल है कि अनडिस्टिल्ड है। यस, क्लियर है? एंटीबायोटिक में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम, अर्नेस्ट चेन, होवर्ड फ्लोरे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? याद करो, साथ के साथ याद करो। सर इतना ही पढ़ाते हो आप क्लास में भी? हाँ बेटा, मैं तू मेरी बात सुन, मैं उसी को
8 घंटे में पढ़ा सकता हूं, उसी को 4 में, उसी को 2 में, उसी को 1 में, क्योंकि ये कंटेंट मेरा है, मैंने खुद डेवलप किया है। बहुत सारे टीचर मैं देखता हूं कि अब सेम कंटेंट फॉलो करके, अभी मैं आज ही एक लेक्चर देख रहा था उसका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का, उसमें वो वाला जो टॉपिक है कंपटीशन वाला, उसमें वो मैं ही पढ़ाता हूं उस तरीके से कि जिसमें मैं ये बोलता हूं कि 2 स्पीशीज, ये ओल्ड डेफिनेशन है, ये नई डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा। तो बहुत सारे लोग कॉपी करने दे, पर क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास है, हम उसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करेंगे। यस, ये हम कर सकते हैं। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। एसिड्स, एसिड बेटा नोबेल प्राइज का ईयर नहीं आएगा, मुश्किल है। एसिड, एसिड आ जा। सबसे पहले टिक बेटा, सबसे मुश्किल एसिड याद करने को कौन सा है? सिट्रिक एसिड, क्योंकि वो एक फंजाई बना रहा है, एस्परजिलस नाइगर। सिट्रिक एसिड सही से याद कर, सिट्रिक एसिड सही से याद कर, क्योंकि ब्यूटाइरिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम है, नाम मिल रहा है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर है, नाम मिल रहा है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस है। सबसे मुश्किल है सिट्रिक एसिड याद करना। सबसे मुश्किल क्या है? सिट्रिक एसिड, क्योंकि एस्परजिलस नाइगर अलग नाम है भाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड। तो सबसे मुश्किल कौन है? एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर कौन से ग्रुप में? एस्कोमाइस्टीज। यस, एसिड याद कर लिया आपने। दूसरा हमारे पास बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। कौन से उसमें है भाई? ये ड्यूटेरियोमाइस्टीज में था। ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन श्योर आएगा इससे, 100% एक क्वेश्चन आएगा यहां से। तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट किसमें? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। उसके अलावा बेटा मोलस्कस परप्यूरियस, ये ईस्ट है। तो तुम्हारे सिलेबस में 2 ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस एक ये है, वो बनाता है स्टैटिन्स। स्टैटिन कैसे काम करता है? कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। वो क्या करता है बेटा? बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। ये याद कर लेना, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो याद हो रहा है, सबसे मुश्किल एसिड एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा, यस, मोलस्कस परप्यूरियस स्टैटिन, जाइमेज, जाइमेज। अब आ जाओ एंजाइम की बात करते हैं। लाइपेज कपड़े धोने में, क्योंकि कपड़े में क्या होता है बेटा? कौन सा स्टेन होता है? ऑयली। ऑयल को कौन ऑयल क्या है? लिपिड। उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइपेज। तो डिटर्जेंट के साथ क्या मिक्स करते हैं? लाइपेज। यस, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। ये क्या करता है? क्लॉट को बस्ट करता है। उससे क्या होगा? हार्ट अटैक से बचाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन आता है, जैसे ही किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है उसको ये लगा देते हैं ताकि ब्लड थोड़ा थिन हो जाए, क्लॉट बस्ट हो जाए। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज क्लॉट बस्टर। उसके अलावा प्रोटीज और पैक्टिनेज बॉटल जूस को क्लियर करता है, क्योंकि बॉटल जूस में फाइबर प्रोटीन के होते हैं। याद हो रहा है? एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यस, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ऑर्गन ट्रांस, बहुत महंगा इंजेक्शन आता है इसका। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, एंजाइम को इनहिबिट करने लगता है। यस, यस, पैक्टिनेज प्रोटीएज क्लियर बॉटल जूस, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन आता है क्लॉट बस्टर, लाइपेज लॉन्ड्री में यूज करते हैं, जाइमेज ईस्ट से मिलता है, इथेनॉल बनाता है। यस, अब हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, पूरा फोकस मेरी तरफ रखेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की इस बार मैराथन होगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं होगी मैराथन? मैराथन तो होगी ना, यस, मैराथन होगी। यस, चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सीवेज जो निकलता है, जो हाउस होल्ड वेस्ट निकलता है सीवेज, उसमें सबसे ज्यादा वेस्ट क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। सबसे ज्यादा वेस्ट क्या होता है बेटा? ह्यूमन एक्सक्रीटा सबसे ज्यादा वेस्ट होता है। सबसे पहले हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के 2 स्टेप हैं। सबसे पहले बड़े वेस्ट को रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन से। कैसे रिमूव करते हैं बेटा? फिल्ट्रेशन से हम रिमूव करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? कैसे रिमूव करते हैं? फिल्ट्रेशन से, ठीक है, फिल्ट्रेशन से उसको रिमूव करते हैं, फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। फिर सेडिमेंटेशन करते हैं। तो जब मैंने यहां पर फिल्ट्रेशन कर दी, फिर सेडिमेंटेशन कर दी, जो चीज नीचे बैठ गई उसको कहते हैं प्राइमरी स्लज, और जो लिक्विड बाहर निकला उसको कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। जो नीचे बैठ गया वो प्राइमरी स्लज है सेडिमेंटेशन से, जो निकल गया उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक और नाम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स यूज होते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में टोटल 3 टैंक है। पहला टैंक जिसे हम एरिएशन टैंक कहते हैं, इस पहले टैंक में हवा लगातार एजिटेटेड मतलब डाली जाती है, उसको घुमाते रहते हैं,
वो खुला हुआ होता है, उसमें माइक्रोब्स एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ ग्रो करते हैं और वो डाइजेस्ट करते हैं डिसॉल्व ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट को। उसकी वजह से बैक्टीरिया, फंजाई तेजी से ग्रो करते हैं। उस मास को हम कहते हैं फ्लॉक। फ्लॉक कौन से टैंक में बनता है बेटा? एरिएशन टैंक में, जो बहुत बड़ा टैंक होता है जहां पर ये सीवेज का पानी, प्राइमरी इफ्लुएंट घूमता रहता है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्लॉक, मैश ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, कहां बनता है? एरिएशन टैंक में। कैसे बनता है? जब तेजी से ग्रोथ होता है, किसको डाइजेस्ट करके? डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करके। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक और नाम क्या है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एक और नाम क्या लिख दूं बेटा इसका? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है? माइक्रोब्स यूज होते हैं। अब क्या करते हैं बेटा? इस फ्लॉक को ले जाते हैं पानी के साथ सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में इफ्लुएंट आ गया है, फ्लॉक नीचे सेटल हो जाता है। यस, कहां से आया? एरिएशन टैंक से। तो इफ्लुएंट फ्रॉम एरिएशन टैंक, फ्लॉक नीचे सेटल हो जाता है, उसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो यहां पर जो चीज नीचे बैठ गई, फ्लॉक, उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इस स्लज को भेज दिया जाता है किसमें? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एक ऐसा जगह जहां पर एनएरोबिक डाइजेशन करते हैं। तो 3 टैंक है, पहला एरिएशन टैंक, उसमें एरोबिक डाइजेशन, फिर उसको सेटल करा दिया सेटलिंग टैंक में, नीचे बैठ गया। नीचे जो बैठा फ्लॉक, उसे कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। यस, उसमें से थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज कहां भेजते हैं? इनोकुलम, एरेशन टैंक में। बाकी सारा एक्टिवेटेड स्लज कहां भेजते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। वहां पर मिथेनोजन होते हैं जो एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजर बनता है और 3 गैस बनती है इंपॉर्टेंट, मेजॉरिटी मीथेन, उसके अलावा CO2 और H2S। याद रखना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में या जो बड़े बड़े सीवर होते हैं ना, होल, उसके अंदर H2S गैस बनती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो H2S गैस बनती है इसमें, CH4 H2S CO2, ये गैस बनती है। एक्टिवेटेड स्लज देख रहे हो, मोस्ट एक्टिवेटेड स्लज को कहां लाए हैं? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, मिथेनोजन है। तो एरोबिक डाइजेशन यहां हो रहा है, फ्लॉक बन रहा है। एनएरोबिक डाइजेशन, यहां पर फर्टिलाइजर बनेगा और ये गैस बनेगी। अब जो नीचे बैठ गया, ये एक्टिवेटेड स्लज नीचे बैठ गया, तो जो बचा वो बचा सेकेंडरी इफ्लुएंट, जो सेटलिंग टैंक से या तो टर्शरी ट्रीटमेंट में जाता है या रिवर से जाता है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी इफ्लुएंट जाता है कहां पर? रिवर में या टर्शरी ट्रीटमेंट में। यहां तक कोई डाउट है? अब आपको समझना है व्हाट इज बीओडी। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब होता है बेटा? कि 1 लीटर पानी में कितना वेस्ट है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो है। तो ऑक्सीजन रिक्वायर 1 लीटर वाटर में पूरा का पूरा वेस्ट, एरोबिक वेस्ट को कंप्लीट डाइजेस्ट करना है एरोबिकली, उसे कहते हैं बीओडी। जितना ज्यादा बीओडी होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा वेस्ट है। अगर किसी पानी का बीओडी हाई है तो उसमें एरोबिक डिसॉल्व वेस्ट बहुत हाई है। यस और नो? यस और नो? नाउ व्हाट इज गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान है कि बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना। कहां पर बनाना बेटा? बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को हम कहते हैं गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? बताइए। चलिए आइए, अब आते हैं बायोगैस प्लांट पे। सही है, बायोगैस प्लांट में सबसे पहले ये याद रख बेटा, बायोगैस प्लांट जो है गांव में बनाया जाता है क्योंकि वहां गोबर अवेलेबल होता है। बायोगैस प्लांट में आपको यह ध्यान रखना है कि क्या यूज करते हैं, गोबर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें क्या ज्यादा है? सेलुलोज ज्यादा है। दूसरा, उसमें टाइप ऑफ वेस्ट और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, और वहां पर हम यूज करते हैं मिथेनोजन, जो मिथेनोबैक्टीरियम होता है, जो ज्यादा अमाउंट में मिलता है किसमें? कैटल के स्टमक में मिलता है। यस, बायोगैस प्लांट की हाइट 10 से 15 फीट होती है, उस पर एक फ्लोटिंग वो लगा रहता है, कवर। तो उसमें हम स्लरी डालते हैं। स्लरी क्या होता है? गोबर प्लस पानी को स्लरी कहते हैं। यस, 10 से 15 फीट हाइट होती है। इसमें एनारोबिक डाइजेशन होता है। इसमें जो गैस बनती है CH4 H2 और CO2 है। पिछले वाले में जो गैस बनी है CH4 H2S CO2 है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने क्या देखा कि कहां यूज करते हैं बायोगैस को? लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए और कुकिंग के लिए यूज करते हैं। बायोगैस प्लांट किसने डेवलप किया था? KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। डायरेक्ट फुल फॉर्म आएगी
और IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसी खूब सारी फुल फॉर्म है, GEAC, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी, यस, चेंज होके अप्रीसियल हो गया 2009 से नाम उसका, है ना, ICBN, ICZN, मेरी बात समझ में आ रही है ना, यस यस, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, ऐसे फुल फॉर्म आ सकती हैं। अब आओ जरा बायो कंट्रोल एजेंट की बात करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट कोई नॉर्मल फार्मर यूज नहीं करता, ऑर्गेनिक फार्मर यूज करता है। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है ऐसे माइक्रोब्स या ऐसी चीजें जिससे आप किसी इंसेक्ट का नंबर कंट्रोल करते हो। यस, ये किस पर आधारित होता है? नेचुरल प्रिडेशन पर। किस पे आधारित होता है बायो कंट्रोल एजेंट? नेचुरल प्रिडेशन पर। यस यस, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड क्या करता है बेटा? केमिकल पेस्टिसाइड क्या करता है? वो क्या करता है, आपको एक तो सारे पेस्ट को किल करेगा, किल ऑल पेस्ट। उसके अलावा वो क्या करेगा? फूड चेन में प्रॉब्लम करता है, फूड चेन में बायो मैग्निफिकेशन करता है, प्रॉब्लम करता है। यस, तो ऑर्गेनिक फार्मर क्या करता है? बायो कंट्रोल एजेंट यूज करता है जो नेचुरल प्रिडेशन पर डिपेंड है। एक ऑर्गेनिक फार्मर बिलीव करता है कि किसी भी पेस्ट को, हार्मफुल पेस्ट को 100% नहीं मारना। वो मानता है कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी मदद होगी हमें, इसलिए किसी भी पेस्ट को कंप्लीटली नहीं मारना होता। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट में हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ड्रैगन फ्लाई है जो किसको मारती है? मॉस्किटो को। किसको किल करती है? मॉस्किटो को। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट है। ये क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट है। किसके अगेंस्ट? मॉस्किटो के। और लेडी बर्ड किसके अगेंस्ट होता है बेटा? एफिड्स के। किसके अगेंस्ट होता है? एफिड्स के। यस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस, जिसे बीटी कहते हैं। वीटी नहीं, बीटी। वीटी सर नहीं बेटा, बीटी। उसका स्पोर होता है, उस स्पोर के पैकेट्स आते हैं, उनको पानी में घोल के स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। और वो क्या करता है? मस्टर्ड और फ्रूट के जो ट्रीज होते हैं उन पे किल करता है। यस 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 यस, ठीक है। तो स्पोर्स आते हैं, पैकेट शैशे में फिल करके उसको स्प्रे करते हैं, तो मस्टर्ड प्लांट या और ट्रीज पे ये बचाता है। ट्राइकोडर्मा क्या है बेटा? एक रूट इकोसिस्टम में मिलने वाली फंजाई है, और ये फ्री मिलती है, मतलब फ्री लिविंग होती है। और ये किससे प्रोटेक्ट करती है? प्लांट पैथोजन से। इसके अलावा देख, मेरे पास कौन कौन याद करना है? लेडी बर्ड याद करना है। लेडी बर्ड किसको मार रहा है? एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को। बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस 3 को टारगेट करता है। LDC, लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा, कोलियोप्टेरा। कहां लिखा है? लिखा है ना बायोटेक में, LDC, लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा, कोलियोप्टेरा। यस, है ना? हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं ट्राइकोडर्मा। एक फंजाई है जो रूट में पैथोजन से बचाती है, प्लांट में जो रूट में इकोसिस्टम में जो पैथोजन है उनसे बचाती है। बैक्यूलोवायरस एक ऐसा वायरस है जो ना मैमल को मारता है, ना बर्ड को, ना फिश को। वो भी इंसेक्ट को मारता है स्पेसिफिक। किसको मारता है? किल इंसेक्ट। किसको किल करता है? इंसेक्ट को किल करता है स्पेसिफिक। किसको किल करता है? किल स्पेसिफिक इंसेक्ट। यस और नो? उसको किल करता है। यस, और ये किसको बिलोंग करता है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोजीनस को। तो बैक्यूलोवायरस एक ऐसा वायरस है जो स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करता है। इसे हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। एक तरीके से नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारेगा। ये ऐसे एरियाज के लिए अच्छा है जो IPM है। IPM जहां पे हमें IPM चाहिए। व्हाट इज IPM? IPM इज द अप्रोच जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहां पर हम वो बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं जो सिलेक्टेड इंसेक्ट को मारे। मतलब वो एरियाज क्या है? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, वहां मुझे ये चाहिए, वहां मुझे ये चाहिए। यस यस यस। अब आओ, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर वो माइक्रोब्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी रेस्टोर करते हैं। यस यस, और इनको कौन यूज करता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मर इसको भी यूज करता है, इसको भी यूज करता है। अब आपके पास 2 तरह के बायो फर्टिलाइजर है, एक नाइट्रोजन फिक्स करने वाले और एक माइकोरिजा। नाइट्रोजन फिक्स करने वाले में एक आता है बैक्टीरिया। आप इसकी बात याद रखना बेटा, बैक्टीरिया ओनली नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्या करता? ओनली नाइट्रोजन फिक्स करता है। उसमें अजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलम फ्री लिविंग है। राइजोबियम फ्रैंकिया क्या है? सिम्बायोटिक है। यस यस। अब मेरी बात सुनो, अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें जो N2 फिक्स करता है,
वो क्या करता है, एनसीईआरटी लिखती है, वो सिर्फ N2 फिक्स नहीं करता, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो ये सिर्फ N2 फिक्स करता है, ये N2 के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है। एनाबीना नॉन स्टॉप। आप याद रखो, लाइकन में साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कोरेलॉइड रूट में होते हैं, अजोला एक फर्न का है लीफ, उसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं। माइकोरिजा, माइकोरिजा बेटा, माइकोरिजा, माइकोरिजा क्या है, माइकोरिजा क्या है देख ले बेटा। फंगस, ग्लोमस है ना, एक फंगस है, ग्लोमस जीनस की फंगस है, वो क्या करती है, रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ होता है। एक ग्लोमस, ध्यान से सुन, ध्यान सुन, एक ग्लोमस फंगस है, ठीक है, जीनस की फंगस, वो हायर प्लांट के साथ होता है, पाइनस और ऑर्किड के साथ। कौन सा मिनरल मेनली एब्जॉर्ब करता है माइकोरिजा, फॉस्फोरस। यस, देखो क्या क्या काम करता है फंजाई। पहला, रूट बॉर्न पैथोजन को मारता है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है, सैलिनिटी और ड्रॉट से बचाता है। रिपीट कर रहा हूं, सैलिनिटी और ड्रॉट से बचाता है, रूट बॉर्न पैथोजन को मारता है, और उसके अलावा मेनली फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है। क्या जीनस है इसका, ग्लोमस। क्या नाम है, माइकोरिजा एसोसिएशन है। माइकोरिजा क्या है, एसोसिएशन है। जीनस का क्या नाम है, ग्लोमस। ठीक है, सही है। चैट में बताइए, चैट में बताइए, चैट में बताइए भाई, मजा आ गया। हमने लगभग फिनिश कर लिया, सारा खत्म हो गया। कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हमने दोनों चैप्टर किए। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट वन शॉट, ठीक है। हाँ भाई, स्मार्ट वन शॉट में आपके मेरे हिसाब से सिलेबस कंप्लीट है लगभग। सिर्फ लिविंग वर्ड बचा है, मैं उसको देने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, खुद से करूंगा, दूसरी चीजें दूंगा। ठीक है, हमने आपके 16 चैप्टर्स करा दिए हैं बॉटनी के। एक मैं लिविंग वर्ल्ड को छोड़ रहा हूं आपके लिए, है ना। और हमने लगभग, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता मैंने पूरे 30 दिन लिए हैं। ठीक है, क्लियर है। यस यस, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहे, कहानी बोलते रहे, लेकिन हमने आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है पूरी ईमानदारी से। अगर आप इस वन शॉट को देखेंगे, मैंने सारा चीज रिवाइज करी है, मैं खुद लिखूं, मैंने खुद से, जो आपके समय खराब होना था वो मैंने अपना किया। क्लियर है, सही है, हाँ सही है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मॉलिक्यूलर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं देखता हूं, मैं टाइम लगा के करूंगा। अगर मिल गया, मैं ट्राई करूंगा कि मैं 2 घंटे का एक ऐसा लेक्चर बनाऊं मॉलिक्यूलर का, एकदम क्रिस्प सा, ट्राई करूंगा, श्योरिटी से नहीं बोलता। ठीक है, पर इतना एक बार आप अगर देखो ना, मैंने सारे चैप्टर पूरा प्रॉपर सारे कराए हैं, कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है, कल से असर्शन रीजन का एक सेशन है, वो करते हैं। कुछ स्पेशल कुछ और ला रहा हूं, असर्शन रीजन के अलावा कुछ लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, हाँ हेट्रोट्रॉफिक होता है एंटो फिक्सेशन वाला बेटा, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता। ठीक है, और ये सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, मैं खोलूंगा इन सारे नोट्स को आपके सामने और दिखाऊंगा कि मैंने आखिरी 1 महीने में भी पूरा आपको प्रॉपर बताया था सारा। ठीक बेटा, सही है, क्लियर। कोई डाउट किसी को? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह, भी एक सेशन है आपका मॉर्निंग में, जहां पर हम पेपर डिस्कस करते हैं, पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन मैं रात में खुद टाइप करता हूं आपसे, आपको क्वेश्चन से आइडिया लग जाता होगा। और इवनिंग में हम लोग मिल रहे हैं असर्शन रीजन के सेशन में, मैं खुद बनाऊंगा सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन के, कल का दिन लगाऊंगा उस पर, कुछ और लेके आते हैं आपके लिए। मिलते हैं बेटा, बाय, थैंक यू सो मच। इसकी वो कहां मिलेगी आपको, इसकी मिलेगी उस, ये जो पीडीएफ है कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है, 24 तारीख को टेस्ट है, प्लीज लिंक पे जाकर उसके लिए रजिस्टर कर लो। वो टेस्ट देना है सबने देना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबने देना 24 वाला टेस्ट। क्लियर है, उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, कुछ समझ आएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है। ठीक है, ऑफलाइन दे सकते हो तो जाकर दे दो सेंटर पर रजिस्टर कर लो। बिना बात के पहुंचोगे, लोग मना कर देंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा, बाय, थैंक यू सो मच।